दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी यानी कि पीईटी का जो एग्जाम भी 20 अगस्त को होने वाला था, लेकिन दोस्तों अभी 20 अगस्त को ना होकर के इसकी न्यू एग्जाम डेट आ चुकी है, यानी कि नया एग्जाम डेट जो होगा 24 अगस्त 2021 को होगा। तो दोस्तों, यदि आप भी यूपी ट्रिपल एससी यानी कि पीईटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप हमारी इस वीडियो से साथ ही हमारी सीरीज से जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि आने वाले एग्जाम यानी कि 24 तारीख को जो एग्जाम हमारा होने वाला है, इस एग्जाम के लिए ये सीरीज हमारी बेहद ही महत्वपूर्ण होगी। दोस्तों, आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जो हमारे अंकित भाटी सर हैं, उन्हीं का जो हम लोग ये प्रैक्टिस सेट जो दोस्तों उन्होंने दे रखा है, उसी प्रैक्टिस सेट को हम यहाँ पे हर रोज यानी कि एक प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको बता दूं कि इसके पहले मैंने सबसे पहले प्रैक्टिस सेट का दूसरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व किया था। आज जो हम लोग सॉल्व करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 सॉल्व करेंगे। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में टोटल जितने भी 100 क्वेश्चन दिए गए हैं, इन सारे 100 क्वेश्चनों को हम लोग सब एक एक करके सारे क्वेश्चनों को बहुत अच्छी तरीके से हम लोग हल करना सीखेंगे। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर करिएगा, और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप लोग बहुत ही आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि ग्रुप से जुड़ने से आपको बेनिफिट ये होगा कि जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करवाए जाएंगे 1 से लेकर के 100 तक, इन सारे क्वेश्चनों को आपको हल सहित पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और दोस्तों, आपको ग्रुप से दूसरा जुड़ने से बेनिफिट ये होगा कि आपको किसी भी प्रकार का कोई मैथ या रीजनिंग से रिलेटेड कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप वहाँ पे भेज करके उसका सोल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये रहा। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है, कहा गया कि कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि ये जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से हमको ये बात बताना है कि 3 तो किसी न किसी प्रकार से सही होंगे, लेकिन एक ऑप्शन हमारा सुमेलित नहीं है यानी कि गलत दिया गया है, हमको वही छांट करके बताना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो हड़प्पा की खुदाई की जो रिसर्च किया था, यानी कि हड़प्पा का जो खोज किया था वो दयाराम साहनी है, यानी कि ये तो बिल्कुल सही दिया गया है। लेकिन कौन से वर्ष, अगर मैं वर्ष आपको बता दूं यहाँ पे दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 1921 वर्ष में था। और फिर उसके बाद दोस्तों अगर लोथल का देखें तो लोथल का SR राव ने खोज किया था, इसका खोज किया था 1955 में किया था। दोस्तों, हमने ये लिख दिया। उसके बाद देखें दोस्तों, यहाँ पे जो लिखा है, ये जो सुरकोटदा यानी कि इसकी खोज लिखी गई है JP जोशी ने किया है, तो ये भी बात दोस्तों बिल्कुल सही है। JP जोशी ने ये खुरकोटदा की खोज की है, और कौन से ईयर में खोज की दोस्तों, ये 1965 में खोज किया है। और फिर इसके बाद देखें दोस्तों, धोलावीरा VK थापर ने किया, ये दोस्तों हमारा क्या है, ये गलत सुमेलित है, सुमेलित नहीं है, यानी कि देखें तो यही हमारा सुमेलित नहीं है। इसलिए दोस्तों हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो बन जाएगा हमारा 1 का D के साथ ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, यानी कि D के साथ ही हमारा क्या बनेगा, राइट बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगर हम यहाँ बात करें दोस्तों, यहाँ पे जैसे मैंने इनकी बताया ये सारी खोज इन्होंने किया, तो धौलवीरा की अगर खोज जाने दोस्तों तो इसकी खोज की थी जगपत जोशी ने किया था। इसकी खोज किसने की थी, मैं इधर लिखे दे रहा हूँ दोस्तों, जगपति जोशी। यहाँ पे कौन थे दोस्तों, जगपति जोशी ने इसकी धौलवीरा की खोज किया था। और इनके साथ एक लोग और कौन मिले थे, यानी कि एक लोग एवं और भी लगा देते हैं, जगपत जोशी एवं RS विष्ट, यानी कि ये 2 व्यक्ति हैं, RS विष्ट, ये दोनों लोगों ने मिल करके सन 1967 में धौलावीरा की खोज की। यानी कि धौलवीरा की खोज किसने की, जगपत जोशी, RS विष्ट ने 1967 ईस्वी में किया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सेकंड नंबर। और सेकंड नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है। दोस्तों, आपको पता होगा कि सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, यहाँ पे ऋग्वेद है। यानी कि अब इसमें अगर जाने ऋग्वेद के बारे में कुछ जानकारी कर लेते हैं दोस्तों। पहला अगर पॉइंट जाने तो हम जानते हैं कि ऋग्वेद में कितने मंडल होते हैं, 10 मंडल होते हैं। कितने मंडल होते हैं दोस्तों, 10 मंडल होते हैं। और अगर सूक्तियों की संख्या जाने तो यहाँ पे कितनी सूक्ति होती हैं, 1028 हमारी क्या होती हैं, सूक्ति होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों, यहाँ पे सूक्ति होती हैं। फिर अगर दोस्तों जाने इसमें रचनाएं कितनी होती हैं, तीसरा पॉइंट अगर हम जान ले इसके बारे में, तो यहाँ पे होता है 10,580 हमारी क्या हो जाती हैं, यहाँ पे ये रचनाएं होती हैं। क्या होती हैं दोस्तों, हमारी ये रचनाएं होती हैं।
अब दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं कि ऋग्वेद में मंत्रों के उच्चारण करने वाले ऋषि मुनियों को क्या बोला जाता है दोस्तों, क्या बोलते हैं, होत्र बोला जाता है। जो ऋग्वेद में जो ऋषि मुनि होते हैं दोस्तों, वो जो मंत्रों का उच्चारण करते हैं उनको क्या बोला जाता है, मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ दोस्तों, होत्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों, होत्र। ये होत्र क्या चीज है, मैंने क्या बताया दोस्तों, यानी कि ऋग्वेद में जो ऋषि मुनि मंत्रों का उच्चारण करते थे उन्हीं को बोला जाता था होत्र। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 2 का बी के साथ। दोस्तों यहाँ पे हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि महात्मा बुद्ध को जन्म एवं निर्वाण ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुई। तो आपको दोस्तों बता दूं कि महात्मा बुद्ध को जन्म एवं निर्वाण ज्ञान की प्राप्ति वैशाख पूर्णिमा को हुई थी। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका 3 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगर दोस्तों महात्मा बुद्ध के बारे में कुछ और जानना चाहें तो इनका जो दोस्तों कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों चौथा नंबर। और चौथा क्वेश्चन हमारा दिया गया, कहा गया चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया। तो दोस्तों आपको बता दूं कि चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विद्यालय में अध्ययन किया था, तो वो विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय था। कौन सा दोस्तों विश्वविद्यालय था, नालंदा विश्वविद्यालय था। और जो चीनी यात्री ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में तो अध्ययन किया था, लेकिन किस चीज का अध्ययन किया था दोस्तों, आपको बता दूं कि योग शास्त्र का अध्ययन किया था। किस चीज का अध्ययन किया था, योग शास्त्र का अध्ययन किया था चीनी यात्री ह्वेनसांग ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे पांचवा क्वेश्चन। और यहाँ पे जो दिया गया है, कहा गया दिल्ली का वह सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया था। तो दोस्तों वो सुल्तान हमारा कौन सा, फिरोज शाह तुगलक है, जो ब्राह्मणों पर क्या लगाया था, जजिया कर लगाया था। तो पांचवें का अगर देखा जाए तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग, यानी कि छठा नंबर। तो दोस्तों छठा नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि वास्को डी गामा भारत किस वर्ष आया था। तो यहाँ पे दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 1530, 1550, 1350 है दोस्तों, ये 1498 और 1612। तो दोस्तों आपको बता दूं कि वास्को डी गामा भारत आया था 1498 ईस्वी में आया था। अगर इसकी पूरी डेट जानने चाहें तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे 17 मई 1498 इसकी एग्जैक्ट डेट हो जाएगी। यानी कि कौन सा था, यानी 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत आया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 6 के बाद अगर 7वां नंबर देखा जाए तो 7वां नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम शासक कौन था। तो यहाँ पे दोस्तों जो 7वां नंबर हमारा दिया गया, कहा गया है कि मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त बंगाल का अंतिम शासक कौन था दोस्तों, तो वो था मुर्शीद कुली खां था। कौन था दोस्तों, मुर्शीद कुली खां था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7वें के बाद 8वां नंबर। तो 8वां नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया गया, कहा गया कि भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। तो दोस्तों आपको बता दूं कि वो जो भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल था वो सी राजगोपालाचारी था। कौन था दोस्तों, 8 का देखा जाए तो सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों सी राजगोपालाचारी भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, यानी कि सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 9वां नंबर। और 9वां नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारा 9वां नंबर हो जाएगा, तो ये आपको बता दूं कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों, तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग था। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो लॉर्ड कैनिंग के ही समय पे यानी कि 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह एक्ट इसी के समय पारित हुआ था। यानी कि जो ये था 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह पारित हुआ था, यानी कि पुनः विवाह पारित हुआ था दोस्तों किसके समय में, लॉर्ड कैनिंग के समय के। यानी कि जो विधवा होती थी उनका दोबारा विवाह करने का यहाँ पे पारित किया गया था। यानी कब, 1856 ईस्वी में, किसके शासनकाल में, लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 10वां नंबर। और 10वां नंबर हमारा क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। तो दोस्तों आपको बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। अब अगर इसकी एग्जैक्ट डेट जानना चाहें दोस्तों, आपको बता दूं कि ये था हमारा 28 दिसंबर 1885। 28 दिसंबर यहाँ पे 1885 को क्या था दोस्तों, राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कब दोस्तों, 28 दिसंबर 1885 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे। और अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। दोस्तों आपको बता दूं कि जो कर्क रेखा हमारी उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है।
अब ये कर्क रेखा हमारी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? 8 राज्यों से गुजरती है। अब दोस्तों वो अगर 8 राज्य आप जानना चाहें तो एक शब्द याद रखिएगा दोस्तों, राम, मित्र और फिर यहाँ पे हमारा गुप, झाछ, ये हमारा ऐसे लिखा जाएगा। तो रा से दोस्तों हो गया हमारा राजस्थान, मा से हो गया मध्य प्रदेश, मी से हो गया मिजोरम, त्रा से हो गया त्रिपुरा और गु से हो गया गुजरात, पा से हो गया दोस्तों यहाँ पे पश्चिम बंगाल और झा से हो गया झारखंड, छा से हो गया छत्तीसगढ़। इतने राज्यों से होकर हमारी क्या होती है तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया कि भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। दोस्तों यहाँ पे गार्डविन, आस्टिन, कामेट, नंदा, कोटा और सतपुड़ा। तो हमको यहाँ पे ये बात बतानी है कि सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो हो जाएगी दोस्तों वो गार्डविन आस्टिन हो जाएगी। यानी कि देखा जाए तो यहाँ पे 12 का जो हमारा हो जाएगा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर से दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हमारी कौन सी गिनती होती है, गार्डविन आस्टिन की होती है, जिसकी अगर मैं लंबाई बताऊं या ऊंचाई बताऊं, आप ऊंचाई कह लीजिएगा, यहाँ पे ऊंचाई होती है 8611 मीटर होती है। क्या होती है दोस्तों? 8611 मीटर होती है। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है खैबर का दर्रा कहाँ स्थित है दोस्तों। तो आपको बता दूं खैबर का दर्रा हमारा पाकिस्तान पे स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे 14 नंबर और 14 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती है। तो ये जो हमारी 4 नदियाँ दी गई हैं, गंगा, गोदावरी, ताप्ती और महानदी, यानी कि इनमें से हमको ये बात बतानी है कि कौन सी नदियाँ हैं जो हमारी डेल्टा नहीं बनाती हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ताप्ती नदी हमारी है वो क्या होती है, डेल्टा नहीं बनाती है। यानी कि 14 का देखा जाए तो डी के साथ ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ताप्ती नदी जो है, ताप्ती इनका उद्गम स्थल होता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको पता चल गया होगा कि भारत में निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती, तो ताप्ती नदी हमारी क्या है, डेल्टा नहीं बनाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 14 के बाद अगर देखा जाए 15 नंबर, तो 15 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अरब सागर में गिरने वाली हमको नदियां बतानी है, कौन सी नदी यहाँ पे अरब सागर में जाके फाइनली गिरती है जाके। तो 15 का दोस्तों अगर देखें तो यहाँ पे नर्मदा नदी जो है हमारी अरब सागर में गिरती है। तो अब दोस्तों मैं अगर यहाँ से आपको बता दूं कि अरब सागर में कौन कौन सी नदियां गिरती हैं। अरब सागर में गिरने वाली नदी यहाँ पे दोस्तों जान लीजिएगा कौन कौन सी नदी जो होती हैं वो अरब सागर में गिरती हैं। तो एक तो सबसे पहले हमारी नदी का नाम है दोस्तों यहाँ पे लूनी नदी हो जाएगा। दूसरा जो हमारा हो जाएगा दोस्तों साबरमती हो जाएगा, यहाँ पे देखें तो साबरमती। और अगला हो जाएगा दोस्तों हमारा माही हो जाएगा। और फिर और भी अगला देखें अगर हम तो नर्मदा हो जाएगा और फिर ताप्ती मांडली हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों और भी हम अगर देखें तो हमारी ये नर्मदा हो जाएगा और यहाँ पे हमारी ताप्ती हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ पे ताप्ती के बाद अगर देखें तो हमारे यहाँ पे मांडली हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, मांडली हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के हमको ये बात यहाँ से पता चल गई कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अंततः अरब सागर में गिरती है, तो कौन सी नदी हो जाएगी दोस्तों, वो नर्मदा हो जाएगी। ऐसे ही दोस्तों ये तो अरब सागर में गिरने वाली नदी के बारे में जान लिया। अगर ऐसा ही आप जानना चाहें दोस्तों तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली भी हम जान सकते हैं। कौन सी दोस्तों, यहाँ बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ जो अगर देखें दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी हो जाएगी कृष्णा। और फिर यहाँ पे हमारी कावेरी कृष्णा हो गए, फिर कावेरी हो गई, गोदावरी, महानदी, गंगा। तो यहाँ पे हमारी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे महानदी। और फिर दोस्तों हमारा यहाँ पे हो जाएगा गोदावरी और अगला हो जाएगा हमारा गंगा। यानी कि इतनी नदियाँ जो हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ ऊपर लिखी हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा 15 का देखा जाए तो बी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कहा गया है कि भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था। तो दोस्तों आपको बता दूं कि भारत में जीएसटी लागू करने के लिए वो विजय केलकर समिति ने दिया था। कौन सा समिति ने दिया था दोस्तों, विजय केलकर समिति ने दिया था। अब दोस्तों यहाँ पे जो ए नंबर में दिया गया है रंगराजन, इस समिति का मतलब क्या होता है आप लोग जान लीजिएगा। जो लिखा है रंगराजन समिति, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रंगराजन जो समिति है हमारी, इसके अंतर्गत गरीबी रेखा निर्धारित की जाती है। कौन सी निर्धारित की जाती है दोस्तों, यहाँ पे गरीबी रेखा
निर्धारित की जाती है। अब अगला देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे रंगराजन तो हमारा ये हो गया। विजय केलकर हमारा क्या हो जाएंगे, भारत में जीएसटी लागू करने के लिए सुझाव दिया था। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा स्वर्ण सिंह समिति। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो स्वर्ण सिंह समिति है हमारी, ये मौलिक कर्तव्य के बारे में है। यहाँ पे हम लिख दें स्वर्ण और यहाँ पे स्वर्ण सिंह समिति, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, स्वर्ण सिंह, यहाँ पे समिति लगा दी जाएगी। तो ये जो हमारा हो जाएगा दोस्तों, इसके हमारे जो हो जाएंगे, ये हमारा मौलिक कर्तव्य के लिए होता है। किसके लिए होता है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य। तो दोस्तों यहाँ पे जो तेंदुलकर समिति है, ये जो हमारी हो जाएगी निर्धनता, निर्धनता से नीचे लोगों की पहचान के लिए, लोगों की पहचान के लिए। तो ये जो हो जाएगा दोस्तों हमारा यहाँ पे कुल मिला के भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था, विजय केलकर समिति ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा 19 नंबर और 19 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारत में हरित क्रांति के जनक एमएस स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा दिया गया है, इलाहाबाद बैंक का विलय किस बैंक के साथ हुआ दोस्तों। तो ये सब हर कोई जानता होगा दोस्तों, इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक के साथ हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा दिया गया है 19 नंबर हमारा जो यहाँ पे दिया है, कुल मिला के यहाँ पे कहा गया है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत कब हुई। तो 1 जनवरी 2018 को, 28 अप्रैल 2020 को, 25 मार्च 2020 को। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो हमारा ये था, यानी कि 19 का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की शुरुआत जो हुई थी 25 मार्च 2020 को हुई थी। कब हुई थी दोस्तों, 25 मार्च 2020 को। तो देखा जाए तो यहाँ पे हमारा 19 का सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, 25 मार्च 2020। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 2020 के बाद हम 20वां नंबर देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे कहा गया योजना आयोग के स्थान पर किसी नए संस्थान का गठन किया गया है। दोस्तों आपको बता दूं वो गठन हमारा कौन सा, नीति आयोग है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 20 के बाद अगर देखें तो 21 नंबर में कहा गया कि, तो दोस्तों यहाँ 21 नंबर क्वेश्चन पर दिया गया, कहा गया कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया गया। दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन जो दिया गया, कहा गया भारत शासन अधिनियम 1935 में, दूसरा है भारत शासन अधिनियम 1999 में, भारत परिषद अधिनियम 1904 में और भारत परिषद अधिनियम 1892 में। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो ये हमारा अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन की प्रणाली आपको बता दो दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे ए ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आपको बता दूं कि जो भारत में हमारा द्वैध शासन प्रणाली जो स्थापित किया गया था, वो भारत शासन अधिनियम 1935 में, यानी कि 1935 में स्टार्ट किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 21 के बाद अगर हम 22 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि वर्ष 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उपसभापति कौन थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी राजगोपालाचारी, जे.एल. नेहरू, डॉक्टर एस. राधाकृष्णन। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा, यानी कि सी जे.एल. नेहरू के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 22 के बाद अगर 23 नंबर देखा जाए तो यहाँ पे कहा गया कि भारत के संविधान में उद्देशिका का विस्तार कहाँ से लिया गया है। यूएसए से लिया गया है, या इटली से लिया गया है, या कनाडा से, या फिर दोस्तों हमारा फ्रांस से। यानी कि उद्देशिका का जो विचार था उसको कहाँ से लिया गया, तो दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यानी कि यूएसए के साथ यहाँ पे लिया गया था उद्देशिका का विचार। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 23 के बाद अगर 24 नंबर देखें तो 24 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान है। अनुच्छेद 313 बता दिया गया, फिर अनुच्छेद 312, 311 और 310। ये जो हमारे अनुच्छेद बताए गए हैं, इन्हीं अनुच्छेदों के अंतर्गत हमको ये बात बतानी है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान था। तो दोस्तों अगर आप लोग बी ऑप्शन सोच रहे होंगे तो बी ऑप्शन के साथ हमारा ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, अनुच्छेद 312। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 24 के बाद अगर 25 नंबर देखा जाए तो यहाँ भी हमारा यानी कि क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों हेतु उच्च न्यायालय का उल्लेख है। दोस्तों फिर से सुन लीजिएगा, यहाँ पे कहा गया है कि भारतीय संविधान के
किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों हेतु उच्च न्यायालय का उल्लेख है? अनुच्छेद 234, अनुच्छेद 241, अनुच्छेद 243, अनुच्छेद 240। तो अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जो 25 का हमारा ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 234 यानी कि अनुच्छेद 234 के अंतर्गत ये क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और यहाँ पे हमारा 26 नंबर दिया गया है। कहा गया कि C12H22O11 को कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ये हमारा किस चीज़ का दिया गया है, यानी कि C12 और H22 और O11 ये हमारा जो दिया गया है दोस्तों, ये किस चीज़ का अणुसूत्र है, यानी ये चीनी का है। चीनी का हमारा ये अणुसूत्र दिया गया है, चीनी का अणुसूत्र है ये हमारा C12, H22 और O11। अब दोस्तों अगर इसी में हम ये जो रेत लिखा है, रेत के बारे में जानें तो रेत जो है दोस्तों, रेत सिलिका के रूप में पाया जाता है। ये जो रेत है दोस्तों क्या होता है, सिलिका के रूप में पाया जाता है, जिसका सिलिकॉन ऑक्साइड यानी कि SiO2 होता है। क्या होता है दोस्तों, SiO2 ये लिखा जाता है। और नमक को दोस्तों, नमक को जो बोलते हैं, नमक को सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। दोस्तों ये जो हमारा नमक है, इसको हम क्या, इसका नाम बोलेंगे, रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। इसको डिनोट करते हैं दोस्तों NaCl से डिनोट करते हैं। Na हमको स्मॉल a लिखना चाहिए और यहाँ पे Cl, NaCl से इसको डिनोट किया जाता है, सोडियम क्लोराइड कहा जाता है नमक को। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 26 के बाद अगर 27 नंबर देखा जाए तो 27 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि ध्वनि तरंगे डॉट डॉट करके दी गई हैं, दाब, अनुदैर्घ्य, विद्युत चुंबकीय, यांत्रिक। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो ध्वनि तरंगे होंगी वो हमारी विद्युत चुंबकीय होती हैं। कौन सी होती हैं, विद्युत चुंबकीय हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 27 का C के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 27 के बाद अगर हम 28 नंबर देखें तो 28 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया दूध को संरक्षित करने में किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे पाश्चुरीकरण, बहुलीकरण और वल्कनीकरण, और फिर अगला दिया गया है साबुनीकरण। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि दूध को संरक्षित करने में किस क्रिया का प्रयोग किया जाता है, वो क्रिया होती है पाश्चुरीकरण। अगर यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखें तो 28 का A के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगर दोस्तों अगर आप जानना चाहें बहुलीकरण जो होता है, ये जो बहुलीकरण लिखा, इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इसका प्रयोग हम लोग जानते हैं पॉलीथीन, यानी बहुलीकरण का पॉलीथीन, और दूसरी भाषा में दोस्तों पॉलीथीन, और एक हो गया टेफ्लॉन। टेफ्लॉन दोस्तों आपने सुना होगा, टेफ्लॉन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और दोस्तों PVC कार्ड के लिए किया जाता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। PVC का फुल फॉर्म दोस्तों क्या होता है, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड ये हो जाएगा। यानी कि इनके निर्माण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, किसका, ये बहुलीकरण का। तो दोस्तों पॉलीथीन के लिए, टेफ्लॉन के लिए, PVC के लिए, इनका बहुलीकरण के लिए उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों जो यहाँ पे दिया गया है वल्कनीकरण, तो ये जो वल्कनीकरण हो जाएगा, इसका प्रयोग दोस्तों होता है रबड़ को अधिक टिकाऊ बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए दोस्तों, रबड़ को अधिक टिकाऊ बनाने के लिए, अधिक टिकाऊ बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है वल्कनीकरण का। अब दोस्तों एक और बच रहा है हमारा साबुनीकरण। तो ये साबुनीकरण जो लिखा हुआ है, इसका प्रयोग दोस्तों हम मतलब साबुन के ही काम के लिए प्रयोग करते हैं, यानी कि साबुनीकरण के द्वारा साबुन बनाया जाता है, आप ये कह लीजिएगा। यानी कि साबुन में प्रयोग किया जाता है या साबुन बनाया जाता है, साबुन के प्रयोग में इसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपको यहाँ से सारी बातें पता हो गई। दूध को संरक्षित करने में किस क्रिया का प्रयोग किया जाता है, तो पाश्चुरीकरण का प्रयोग किया जाता है। अगर कहीं बहुलीकरण पूछ लिया जाए तो आप लोग जान लीजिएगा, उसका प्रयोग पॉलीथीन, टेफ्लॉन, PVC के निर्माण के लिए किया जाता है। वल्कनीकरण पूछ ले तो रबड़ को और अधिक मजबूत बनाने के लिए किया जाता है, और साबुनीकरण का प्रयोग साबुन के लिए किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 28 के बाद अगर 29 नंबर देखा जाए तो यहाँ पे पूछा गया है कैल्शियम का स्रोत है। तो दोस्तों आपको बता दूं यहाँ पे नंबर A यानी कि ऑप्शन नंबर A के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। कैल्शियम का स्रोत दोस्तों दूध होता है, पनीर होता है, और यहाँ पे दोस्तों अंडा भी कह लीजिए, ये भी होता है। ये कैल्शियम के मुख्य स्रोत हैं। तो ये जो हमारा 29 का जो हमारा हो जाएगा A के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब दोस्तों अगर यहाँ पे जाने आप खाने वाला जो नमक है,
खाने वाले नमक में सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है दोस्तों? सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड हमने लिख दिया। अब दोस्तों और अगर जानना चाहें आप, यहाँ पे जो संतरा लिखा है इसमें विटामिन सी पाया जाता है। कौन सा विटामिन पाया जाता है दोस्तों? विटामिन सी पाया जाता है। तो अब दोस्तों यहाँ पे आपको पता चल गया कि कैल्शियम का स्रोत किस लिए, कैल्शियम का स्रोत मुख्य क्या है? दूध, पनीर, अंडा है। और खाने वाले नमक में क्या पाया जाता है? सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। संतरा में विटामिन सी पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 30 नंबर। अब ये कहा गया कि गेहूं का दाना होता है, फल होता है, बीज होता है, भ्रूण होता है, ग्लूम होता है। तो दोस्तों मैं अगर आपको बता दूं कि गेहूं का जो दाना होता है इसको क्या माना गया है? अगर आप लोग दोस्तों बी ऑप्शन सोच रहे होंगे तो बिल्कुल ही सही सोच रहे हैं, यानी कि गेहूं का जो दाना होता है वो क्या होता है दोस्तों? बीज होता है। अब दोस्तों आपको मैं एक चीज बता दूं, जो ग्लूम शब्द लिखा है, ग्लूम क्या होता है? यानी कि इसका राइट आंसर तो क्या हो गया? 30 का हमारा बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा बात लिखे दे रहा हूँ दोस्तों। अनाज के छिलके दोस्तों जो होते हैं, अनाज के छिलके या भूसे को, अनाज के छिलके या फिर आप कह लीजिएगा भूसे, भूसे को दोस्तों क्या कहते हैं? भूसे को ग्लूम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्लूम कहते हैं। तो दोस्तों आपको बात समझ में आ गई होगी कि अनाज का जो, अनाज के छिलके या फिर भूसे को क्या कहा जाता है? ग्लूम कहा जाता है। और ये हमारा गेहूं क्या माना गया है? गेहूं हमारा बीज है। तो कभी कभी दोस्तों अगर पूछ लिया जाए कि ग्लूम क्या होता है, वहां पे ऑप्शन दे देगा अनाज के छिलके या भूसे, और भी ऐसे करके कोई ऑप्शन दे देगा, तो आप लोग ग्लूम को क्या बताएंगे? अनाज के छिलके या भूसे से जो बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं? ग्लूम कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं दोस्तों 31 नंबर। और 31 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है, अब यहाँ पे दोस्तों मैथ का क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पे कहा गया है कि 10 संख्याओं का औसत 6 है। यदि प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा किया जाए तो संख्याओं के नए सेट का औसत होगा। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं 10 संख्याओं का औसत 6 है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 10 संख्याओं का योग। 10 संख्याओं का योग अगर हम निकालें तो 10 संख्याओं का योग 10 × 6 बराबर कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अब कहा गया यदि प्रत्येक को 12 से गुणा किया जाए, अब यानी जितनी भी ये 60 इनका जो योग आया है, इन 60 संख्याओं में अगर हम क्या कर दें? 12 से गुणा कर दे, तो हमने 60 × 12 कर दिया। तो संख्याओं के नए सेट का औसत, दोस्तों नए औसत हमको निकालना है। टोटल संख्या कितनी थी? 10 संख्याएं थी, हमने 10 का भाग कर दिया। तो यहाँ पे लिख देते हैं न्यू एवरेज। तो नया एवरेज जो हमारा निकल के आएगा, तो यहाँ पे दोस्तों देखें तो ये 0 से ये 0 कट गया, 12 छंग 72 आ गया। कितना आ गया दोस्तों? 72 आ गया। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा 31 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 31 के बाद 32 नंबर। और 32 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि 50 का 860% प्लस 860 का 50% किसके बराबर होगा? तो दोस्तों आप लोग जान लीजिए 50 का 860%। दोस्तों यहाँ पे जो का शब्द लिखा होता है, का शब्द को गुणा में परिवर्तित करते हैं, और आगे जो हमारा लिखा 860, अब परसेंटेज का जो इसके साथ सिंबल बना है तो परसेंटेज को हटा करके नीचे 100 का भाग दे दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे प्लस लगा है, हमने प्लस लगा दिया, फिर 860 लिखा है, हमने 860 लिख दिया। और का की जगह पे भी हमने बताया कि क्या लिखते हैं यहाँ पे दोस्तों? गुणा का चिन्ह बनाते हैं। और 50% तो 50% को हटा करके नीचे 100 का भाग कर लेते हैं। दोस्तों इसका एक 0, ये 0, ये 0 और ये 0 कट गया। इसी प्रकार दोस्तों ऊपर से 2 0 और ये नीचे से 2 0 कट गए। अब हम क्या करेंगे दोस्तों? 5 का गुणा जब 86 में कर देंगे तो ये 5 छक्का हो जाएगा 30 हो जाएगा दोस्तों, कैरी हो जाएगा हमारा 3, 5 8 40, 3 हो जाएगा दोस्तों 43, यानी कि 430 हो गया। प्लस का फिर 5 का गुणा जब 86 में करेंगे, 5 छक्का 30, कैरी हो गया हमारा 3, और 5 8 40, 3 दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा? 43 हो जाएगा। दोस्तों इन सबको जोड़ेंगे तो 4 4 860 हो जाएगा। कितना हो जाएगा हमारा? 860 हो जाएगा। यानी कि देखा जाए तो ऑप्शन नंबर हमारा 32 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया कि 5/14 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 7/42 हो जाए या है। तो यहाँ पे मान लेते हैं दोस्तों 5/14 से हमने 5/14 से क्या घटा दिया जाए? x घटा दिया जाए, x घटा दिया जाए तो हमको वो भिन्न क्या मिल जाए? 7/42 मिल जाएगी। तो हमने बराबर करके 7/42 लिख दिया। अब दोस्तों इसको हम क्या करें? हल कर दें। ये जो 5/14 है माइनस x कर देंगे, बराबर हमारा 7/42। दोस्तों हमको x की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे
5/14 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 7/42 बराबर इधर हो जाएगा x। अब दोस्तों 14 और 42 का अगर हम एलसीएम कर लें तो हमारा कितना हो जाएगा, इधर देख लीजिएगा दोस्तों, आप 14 और 42 के एलसीएम करेंगे तो 42 एलसीएम हो जाएगा, 14 28 14 42 3 आ जाएगा तो 5 3 15 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस का हमारा 7 रहेगा बराबर हमारा x। अब 15 से 7 घटाएंगे दोस्तों 8 आ जाएगा, 8/42 बराबर x। तो अब हमको यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, 2 से अगर इसको हम कट कर दें तो 2 चौको 8 और 2 दूना 4 और 2 एक अन्नम 2। ये फाइनली जो हमारा आ जाएगा यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी 4/21 के साथ हमारे क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यानी कि देखा जाए तो ऑप्शन नंबर हमारा 33 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 34 नंबर, और 34 नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गया है, कहा गया है कि 9 और 63 के बीच कितनी संख्याएं हैं जो 9 से पूर्णतः भाज्य हैं परंतु 3 से भाज्य नहीं है, ये बात कही गई है। अब यहाँ पे दोस्तों बताया गया है कि 9 और 63 के बीच की कितनी संख्याएं हैं जो 9 से पूर्णतः भाज्य हों किंतु 3 से भाज्य ना हो, उसने ये बात कही है। तो दोस्तों 9 और 63 के बीच अगर देखें तो 9 दूना 18 हो जाएगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा, 9 चौको 36 हो जाएगा, 9 पना 45 हो जाएगा। अब यहाँ पे दोस्तों 9 पना कितना हो गया हमारा, 45 हो गया। अब 9 पना 45, 9 छक कितना हो जाएगा हमारा, 54 हो जाएगा। 9 पना 45 हो जाएगा और 9 छक हमारा हो जाएगा 54 हो जाएगा और 9 7 63। बस दोस्तों हमारी इतनी संख्याएं होंगी, ये तो क्या हो जाएंगी दोस्तों, 9 से भाज्य हो जाएंगी, 9 से भाज्य हो जाएंगी। अब इसने एक बात और कंडीशन में कह दी है दोस्तों, आपको ध्यान देना है। यहाँ पे कहा गया कि 9 और 63 के बीच कितनी संख्या है, तो 9 और 63 के बीच की हमने ये संख्या निकाल लिया। अब कहा गया है कि जो 9 से पूर्णतः भाज्य हैं, हाँ ये 9 से पूर्णतः सभी संख्याएं भाज्य हैं, 9 से भाज्य का मतलब 9 से पूरी कट रही हैं, लेकिन कहा परंतु 3 से भाज्य ना हो। तो अब दोस्तों 3 से भाज्य वाली संख्याएं तो कोई भी नहीं मिलेंगी, ये तो सभी 3 से भाज्य हो जाएंगी ना। तो 3 18 3 9 27 और ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 9 चौको 36 होगा दोस्तों, यहाँ पे मैंने 34 गलती से लिख दिया है, आप लोग इसको 36 करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर फिर 3 से अगर 36 को कट करेंगे तो 3 एकन्नम 3 3 6 और ये भी कट जाएगा, यानी कि सारी संख्याएं हमारे 3 से भाज्य हो जाएंगी। तो 3 से ये हमारी क्या 9 से भाज्य हैं और यही सारी संख्याएं हमारी क्या हो जाएंगी, 3 से भी क्या हो जाएंगी, हमारी भाज्य हो जाएंगी। किससे भाज्य हो जाएंगे दोस्तों, 3 से भी भाज्य हो जाएंगे। अब दोस्तों जब ये 3 से भी भाज्य हो जाएंगी तो हमको करना क्या है, कुल मिलाकर यहाँ पे हमको ये बात बतानी थी कि 9 से भाज्य हो लेकिन 3 से भाज्य ना हो। तो ऐसी संख्याएं कितनी हैं, तो ऐसी संख्याएं दोस्तों कोई भी नहीं, यानी कि 0 संख्याएं। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा 34 का एक के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 35 नंबर, और 35 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया है ये √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर माइनस करके फिर √5 माइनस √3 का होल स्क्वायर को सरल करने से प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा, हमको ये बात बतानी है। तो सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको फार्मूले पे विस्तार करेंगे। अब सबसे पहले √5 का हम स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर √3 का स्क्वायर। फिर इसके बाद दोस्तों हम क्या करेंगे कि यहाँ पे प्लस का 2ab, तो 2 हमारा 2 हो गया और √5 हो जाएगा मल्टीप्लाई √3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये तो हमारा दोस्तों पहले ब्रैकेट का काम हो गया। अब दूसरे ब्रैकेट का देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा √5 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा, और फिर यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा हमारा प्लस का √3 का स्क्वायर, और फिर यहाँ पे माइनस का 2 √5 इंटू √3, ये हो गया हमारा दूसरे का। अगर इनको सॉल्व करें √5 जब 2 बार करेंगे दोस्तों केवल हमारा 5 आ जाएगा, और √3 2 बार करेंगे तो केवल हमारा 3 हो जाएगा, और इसका जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 √15 बन जाएगा। और ये तो हो गया हमारा पहले ब्रैकेट में। दूसरे ब्रैकेट में देखें तो यहाँ भी हमारा केवल 5 हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का हमारा 3 हो जाएगा, और माइनस का 2 √15 बन जाएगा। ये दूसरे ब्रैकेट का था। अब क्या करेंगे, ये जो माइनस लगा है इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5 3 8 प्लस का 2 √15, और ये हो जाएगा माइनस का 5 3 8 बन जाएगा, और यहाँ पे प्लस का 2 √15 हो जाएगा। तो ये -8 ये +8 तो हमारा कैंसिल हो गया। 2 √15 ये है प्लस का, 2 √15 ये भी प्लस का, दोनों जुड़ जाएंगे तो 4 √15 हो जाएगा। तो देखा जाए तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 35 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 36 नंबर, और 36 नंबर क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो दिया गया है क्वेश्चन 36 से 40 तक में हमको जो दिया गया है, यहाँ पे बताना है दिए गए पाई चार्ट में या पाई चित्र में
एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों में महीने के खर्च का विवरण दिया गया है। इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करके नीचे बताए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला दिया गया भोजन में 45%, किराया में दोस्तों 14%, कपड़ा में 11%, ईंधन में 9%, शिक्षा में 15% और अन्य में 6%। तो यहाँ पे जो 36 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे हमको ये बात बतानी है, कहा गया है कि शिक्षा तथा भोजन पर किए गए खर्च का अनुपात कितना होगा। किसमें दोस्तों बताया गया, शिक्षा और भोजन पे। तो ये शिक्षा और भोजन पर किए गए खर्च, तो दोस्तों शिक्षा का देखें तो यह 15 दिया गया है, भोजन पे 45 दिया गया है। तो ये जो 15 और इधर हम लिखेंगे 45, इन्हीं का अनुपात निकाल लेंगे तो 15 एक नम 15 हो जाएगा, 15 × 45, तो 1:3 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 36 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 36 के बाद अगर 37 नंबर देखा जाए तो 37 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया गया है, कहा गया है कि ईंधन के सापेक्ष किराए पर किया गया खर्च कितने प्रतिशत है। ईंधन के सापेक्ष दोस्तों, ईंधन हम देखें तो ईंधन हमारा ये दिया गया है, कह रहा ईंधन के सापेक्ष किराए पर किया गया खर्च। तो किराया पर किया गया खर्च दोस्तों कितना है, 14 डिग्री दिया गया है। यहाँ पे खर्च कितने प्रतिशत है, हमको टोटल ये बात बतानी है। तो दोस्तों ईंधन पर खर्च की, ईंधन के सापेक्ष किराए पर, तो दोस्तों किराया हमारा कितना है यहाँ पे 14 और ईंधन हमारा कितना है यहाँ पे दोस्तों 9। तो 14/9 इंटू कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। तो अब दोस्तों अगर इसको हल करें तो ये बन जाएगा हमारा 1400 बटे हमारा कितना आ जाएगा 9। 9 का इसमें जब भाग देंगे तो फाइनली दोस्तों जो हमारा आ जाएगा 9 का भाग देने पे 9 × 9 बचा हमारा 205, हो गया 50 और 9 चौको 36, 9 पना 45 दोस्तों यहाँ पे 5 आ जाएगा। अब फिर हमारा यहाँ पे कितना बचेगा, 5 फिर हो जाएगा, फिर 9 पना 45, फिर 5, फिर यानी कि ये फाइनल इतना हमारा आता रहेगा, यानी कि 155.55 आएगा। तो इसको हम फाइनली जो लिख सकते हैं 155.56 भी लिख सकते हैं। तो ऐसा देखें तो ऑप्शन हमारा दिया गया है दोस्तों सी पे, तो इसलिए दोस्तों हमारा 37 का जो होगा सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 37 के बाद अगर 38 नंबर देखा जाए तो 38 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कि ईंधन और कपड़ों पर खर्चों को मिलाने पर केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, हमको ये बात बताना है। तो ईंधन और कपड़ों पर, तो दोस्तों ईंधन हमारा ये दिया गया है और कपड़ा हमारा ये दिया गया है, कह रहा ईंधन और कपड़ों को मिलाने पर खर्चों के मिलाने पर केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो कुल मिलाकर के हमको यहाँ पे 38 नंबर में ये बात बतानी थी। तो देखा जाए तो दोस्तों केंद्र का कोण हमको निकालना है, तो हमने लिख दिया केंद्र का कोण कितने डिग्री का कोण बनेगा, केंद्र का कोण हमने लिख दिया। तो यहाँ बराबर कर देंगे दोस्तों। तो यहाँ पे कहा गया है, तो ये जो 11 और 9, तो हमारे 9 + 11 ये क्या हो जाएंगे, आपस में ऐड हो जाएंगे और बटे हम दोस्तों कर देंगे यहाँ पे 100 और इंटू 360 का यहाँ पे हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। अब अगर इसको सॉल्व कर लिया जाए दोस्तों तो ये जो हमारा बन जाएगा, तो 11 9 कितना हो जाएगा हमारा 20 बटे हो जाएगा 100 इंटू दोस्तों हो जाएगा 360। तो दोस्तों ये जो 20 से अगर हम कट करें तो ये 5 बार में कट जाएगा और 5 का भाग जब 36 में देंगे तो फाइनली जो हमारा आ जाएगा 5 × 7 = 35 हो जाएगा, 5 × 2 = 10 हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 72 डिग्री आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 72 डिग्री हमारा कहाँ पे दिया गया दोस्तों, ए ऑप्शन पे। तो 38 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 38 के बाद अगर 39 नंबर देखा जाए तो 39 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि यदि परिवार की कुल आय 20,000 रुपया है तो भोजन पर कुल कितना खर्च होगा। तो भोजन पे खर्च अगर हम निकालें दोस्तों, यहाँ पे किस पे निकाल रहे हैं दोस्तों, भोजन पर निकाल रहे हैं। तो भोजन पर खर्च निकालना है तो यहाँ पे टोटल परिवार की कुल आय कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 20,000, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 20,000। अब इसमें भोजन पर 45% खर्च हो रहा है, तो इसलिए 45 बटे कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। तो ये 00 से 00 कट गया, 45 दूना 90 हो गया, आगे के 00 वैसे हमारे बन जाएंगे। यानी कि देखा जाए तो भोजन पर कुल कितना खर्चा होगा, 9,000 हमारा भोजन पे खर्च हो जाएगा। नहीं, यानी कि 39 का सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 40 नंबर। और 40 नंबर में पूछा गया, कहा गया ईंधन तथा भोजन में खर्च की गई धनराशि का अनुपात कितना होगा। यहाँ पे दोस्तों जो 40 नंबर कह दिया गया कि ईंधन भोजन के खर्च में खर्च की गई धनराशि का अनुपात, दोस्तों ईंधन में 9 डिग्री, भोजन में
45 डिग्री, तो 9 अनुपात करेंगे 45, तो 1:9 का 9 और 9 पन्ना 45, तो 1 अनुपात कितना आ गया दोस्तों 5, यानी कि ईंधन और भोजन पे किस अनुपात में खर्च किया जाएगा 1:5 पे, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 40 का बी के साथ इक्वेशन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 41 नंबर, और 41 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है ये दोस्तों हमारा जो इस प्रकार का ये डायग्राम बना है ब्लैंक सा, तो ये आय है और जो ये लाइनिंग कर दी गई है ये व्यय है, यानी कि हम इतना कमाते हैं और इतना खर्च करते हैं, ये डिनोट किया गया है और सब ये लाख रुपए में दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको पहला क्वेश्चन जो 41 नंबर है यहाँ पे हमको बताना है, कहा गया कि वर्ष 2006 एवं वर्ष 2007 के बीच लाभ का अंतर कितना होगा, लाभ का अंतर। तो दोस्तों 2006 में अगर लाभ देखें तो यहाँ पे 2006 में हम लाभ देखें, तो हमने 2006 पे लाभ देखा, तो 2006 हमारा दोस्तों ये है, हम 50 लाख का कमाते हैं और 30 लाख हमारा व्यय हो जाता है, तो हमको लाभ दोस्तों कितना हो गया यहाँ पे 20 लाख का लाभ हो गया, 20 लाख दोस्तों यहाँ पे क्या लिख देंगे 20 लाख का हमारा हो गया लाभ। ठीक है, अब अगर देखें 2007 में हमारा क्या लाभ होता है, 2007 में हम अगर अपना लाभ देखें 2007 में लाभ, तो 2007 हमारा ये दिया गया है, इस 2007 में हमने 40 लाख अर्न किया और 30 लाख रुपए व्यय कर दिया, तो हमारा कितना बचा दोस्तों, यहाँ से बचा हमारा 10 लाख बचा। अब हमको क्या करना, इन दोनों लाभों का अंतर बताना है, तो दोस्तों जब इनका अंतर बताएंगे तो अंतर करने पे 10 लाख हमारा आ जाएगा, इनका अंतर, ये क्या है निकालना है दोस्तों अंतर, तो इनका अंतर कितना आ गया दोस्तों कुल मिला के 10 लाख आ गया। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 41 के बाद अगर 42 नंबर देखा जाए तो 42 नंबर भी क्वेश्चन हमारा वही दिया गया है, उसी से अकॉर्डिंग हमको बताना है। कहा गया है कि दिए गए वर्षों में कंपनी की औसत आय कितनी है, दिए गए वर्षों में। अब कहा गया है कि जो दिए गए वर्ष हैं उनमें से कंपनी का औसत कितना होगा, तो यहाँ पे अगर देखें तो दिए गए वर्षों में कंपनी की औसत आय कितनी होगी, औसत आय पूछा गया है दोस्तों, यहाँ पे आय पूछा है ना, तो आय के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे जितने भी ये सब कंपनियां हैं 2005 में 6 में 7 में 8 में 9 में, इनकी जो आय है दोस्तों इन सब का हम औसत निकाल लेंगे। तो पहले दिया गया 40, फिर दिया गया दोस्तों 50, फिर दिया गया दोस्तों हमारा, फिर यहाँ पे 40 दिया गया, फिर हमारा यहाँ पे 60 दिया गया है, फिर यहाँ पे 60 दिया गया है। अपान कर देंगे दोस्तों कितने हैं टोटल, हमारे 5 वर्ष है तो 5 का भाग कर देंगे, तो ये हम क्या निकाल रहे हैं, एवरेज निकाल रहे हैं। अब इनको अगर जोड़ेंगे दोस्तों तो 6 6 12 हो जाएगा, 12 4 16, 16 4 20, 5 25, यानी कि ये आ गया हमारा 250 हो गया। कितना हो गया दोस्तों 250 बटे कर देंगे 5, 5 से अगर इसको कट कर देंगे तो फाइनली आ जाएगा हमारा 50। तो 50 लाख हमारा क्योंकि लाख में दिया गया है तो 50 लाख इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। देखें तो ऑप्शन नंबर 42 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और 43 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है कंपनी का लाभ किस वर्ष में सर्वाधिक था, हमको ये बात बताना है। तो 2006 में अगर हम कंपनी का देखें, 5 है पहले, तो 2005 में अगर कंपनी का लाभ देखें तो दोस्तों 2005 में हमारा कंपनी का लाभ कितना 40 कमाता है, 20 खर्च कर देता है, तो 20 इसको लाभ हो गया। अब 2005 के बाद अगर देखें 2006 में लाभ देखा जाए तो 2006 में दोस्तों 50 कमाता है, 30 खर्च कर देता है, तो भी यहाँ पे इसको 20 लाख का ही लाभ हुआ। अब यहाँ पे देखें 2007 में अगर देखा जाए तो 2007 जो हमारा दिया गया है, 2007 में 40 कमाता है, 30 व्यय कर देता है, तो 10 लाख का इसका क्या हो गया, 10 लाख का लाभ हो गया। यहाँ पे हमने लाभ लिख दिया। फिर दोस्तों 2007 के बाद अगर 2008 में देखा जाए तो 2008 में 60 कमाता है, 40 व्यय कर देता है, तो बचाता कितना है 20 लाख यहाँ पे बचाता है, 20 लाख का इसको लाभ हो गया। अब अगर देखें दोस्तों 2009 में देखें तो 2009 में वो क्या करता है 60 कमाता है, 35 खर्च कर देता है, तो कितना बचाता है यहाँ पे 25 लाख का उसको लाभ बचता है। यानी कि सबसे ज्यादा हमको सर्वाधिक वार्षिक लाभ किस उसमें हुआ है, 2009 में हुआ है। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 44 नंबर, और यहाँ पे कहा गया कि वर्ष 2007 में कंपनी की आय किस वर्ष के व्यय के बराबर थी। वर्ष 2007 में कंपनी की आय किस वर्ष के व्यय के बराबर थी। तो दोस्तों वर्ष 2007 में कंपनी की आय, 2007 में कंपनी की आय दोस्तों 40 थी और यहाँ पे 30 व्यय कर दिया, तो यानी कि इसकी आय कितनी बची, 10 लाख बची। यानी कि ये तो 2007 की कहानी हमने लिख दिया, 2007 की कहानी है, ठीक है। अब कह रहा कि किस वर्ष के व्यय के बराबर थी। अब व्यय अगर देखें तो यहाँ पे 40 20 50 30 और यहाँ पे 60 40 और 60 30। यहाँ पे अगर हम देखते हैं
तो ये जो हमारा दिया गया है, तो ये जो हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 2008 हो जाएगा। यानी कि देखें तो यहाँ पे कहा गया 2007, साथ में क्या करता है 40 कमाता है, 30 व्यय कर देता है, बचाता कितना है 10 लाख। तो यहाँ पे कहा गया वर्ष 2007 में कंपनी की आय किस वर्ष के व्यय के बराबर है। अच्छा दोस्तों यहाँ पे ऐसे नहीं करना है, थोड़ा सा यहाँ पे आप ये समझ लीजिए, क्वेश्चन में ये कहा है कि वर्ष 2007 में कंपनी की आय, तो वर्ष 2007 में कंपनी की आय दोस्तों यहाँ पे कितनी है 40 लाख है। अब ये कहा गया है किस वर्ष व्यय के बराबर है, कौन से वर्ष में 40 लाख व्यय करता है, हमको ये बात यहाँ पे बतानी है। तो कह रहा किस वर्ष के व्यय के बराबर है। तो दोस्तों ये जो 40 लाख यहाँ पे अर्न किया 2007 में, अब व्यय करता है 40 लाख कहाँ पे, यहाँ पे 2008 में व्यय करता है। तो 2008 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि इसने इसके पूछने का मतलब ये है कि जैसे 2007 में इसने 40 लाख रुपया कमा लिया, तो कौन से वर्ष में 40 लाख रुपया व्यय करता है। तो दोस्तों ऐसा ऑप्शन हमको कहाँ पे दिया गया है, 40 लाख व्यय करने वाला 2008 में दिया गया है, तो इसलिए 2008 यानी कि 44 का ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 45 नंबर, और 45 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि दिए गए वर्षों में कंपनी की औसत व्यय कितनी होगी। अब हमको औसत व्यय निकालना है दोस्तों। तो अगर एवरेज औसत व्यय यानी कि एवरेज अगर हम निकालें किस चीज का, यहाँ पे व्यय का अगर हम निकाल दें, तो व्यय का एवरेज निकालेंगे तो सबसे पहले दोस्तों हमारे यहाँ पे 20 दिया गया है, फिर यहाँ पे 30 दिया गया है, फिर यहाँ पे 30 दिया गया है, फिर यहाँ पे 40 दिया गया और फिर यहाँ पे हमारा 35 दिया गया है। अब दोस्तों ये हो गया, अब इनका व्यय निकालेंगे, बटे कितना कर देंगे दोस्तों, यहाँ पे 5 कर देंगे। अगर इन सबको हम जोड़ेंगे तो 30 20 50, 50 30 80, 80 40 जोड़ेंगे तो 120, 120 में 30 35 और जोड़ देंगे तो 155 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 155 बटे कितना हो जाएगा 5। 5 से अगर इसको कट करेंगे दोस्तों 5 3 15, 5 का 5, यानी कि फाइनली आ जाएगा हमारा ये 31 लाख आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 45 का बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे 46 नंबर, और 46 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि नीचे दी गई तालिका में विभिन्न प्रकार की कारों के उत्पादन को हजारों में दर्शाया गया है। तो वर्ष और एक कार की दिए गए हैं यहाँ पे, वर्ष 2012, 13, 14, 15 और 16। तो 46 नंबर में कहा गया है कि दिए गए 5 वर्षों में डी प्रकार की कारों का औसत हमको निकालना है। दिए गए 5 वर्षों में, ये जो 5 वर्ष दिए गए हैं 2012, 13, 14, 15, 16 में डी प्रकार की कारों का हमको एवरेज निकालना है। तो डी प्रकार की कारों को अगर हम ऐड कर दे दोस्तों तो 51, फिर यहाँ पे दोस्तों हमारा 24 हो जाएगा, और उसके बाद हमारा 30 हो जाएगा, फिर उसके बाद हमारा 46 और 54 हो जाएगा। अब इनका हमको क्या करना है, एवरेज निकालना है, बटे कितना कर देंगे दोस्तों 5 कर देंगे। अब हम ये 2000 डी प्रकार का ये हम एवरेज निकालना है, ये डी हमने लगा दिया यहाँ पे। तो अब क्या करेंगे, इनको सबको जोड़ेंगे तो 6 6 12, 12 4 16, 1 17 की हो जाएगी 7, हासिल लग गया दोस्तों हमारा 1, और 5 4 9 1 10, 10 3 13, 13 2 15, 15 5 हो जाएगा 20, यानी कि 207 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 207 बटे कितना कर देंगे 5। अब हम क्या करेंगे, इसमें अगर भाग दें तो ये आ जाएगा 5 चौक 20, यानी कि 4 आ गया। अब 5 1 9 5 और 5 चौक 20, 41.4, यानी कि देखा जाए तो समथिंग हमारा 41,000 यहाँ पे मैच कर रहा है, इसलिए दोस्तों 41 हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर अगर देखें तो यहाँ पे हमारा जो राइट हो जाएगा दोस्तों 46 का बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है यहाँ पे 46 के बाद 47 नंबर, तो यहाँ पे पूछा गया, कहा गया कि वर्ष 2012 में कार ए, तो वर्ष 2012 में कार ए तो हमारी ये हो गई, 2012 में ये कार ए है तो ए कार इतनी हो गई। कार ए का उत्पादन ई प्रकार की कारों से कितने प्रतिशत अधिक है, ई प्रकार की कारों से कितना अधिक है। अब दोस्तों ई प्रकार की कारें यहाँ पे कितनी हैं, 20 हैं। तो अब यहाँ पे ये पूछा गया कितनी अधिक हैं, तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो 30 माइनस 20 कर देंगे, बटे हम कितना करेंगे, ये ई प्रकार की कारें को पूछा गया इसलिए बटे 20 कर देंगे, मल्टीप्लाई कितना करेंगे 100 कर देंगे। यहाँ पे हम प्रतिशत वृद्धि निकाल रहे हैं दोस्तों, तो 30 से 20 घटाएंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 बटे यहाँ पे बन जाएगा 20, और ये फाइनली जो हमारा आ जाएगा इनटू यहाँ पे 100, तो 20 पंचे 100, तो 10 50 50, तो 50% हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो 47 का सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 48 नंबर, तो 48 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है यहाँ पे,
कहा गया है कि वर्ष 2014 में कुल कितनी कारों का उत्पादन हुआ। वर्ष 2014 में कुल कितनी कारों का उत्पादन हुआ, ये बात बतानी है। तो वर्ष 2014 तो दोस्तों ये दिया गया है, इसी में ये सारी कारों का जो उत्पादन हुआ इन्हीं को हम ऐड कर देते हैं, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो 8 8 16 की दोस्तों हो जाएगा 6 हासिल लग गया हमारा दोस्तों। 1 4 4 8 8 4 12, क्योंकि हमने इसमें 3 में 1 हासिल जोड़ दिया इसलिए दोस्तों 12 12 3 15 15 4 दोस्तों हो जाएगा 19, यानी कि 196,000 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे 48 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 48 का दोस्तों हमारा जो यहाँ पे होगा 196,000, तो यहाँ पे हमारा 196,000 आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे 48 के बाद 49 नंबर, और 49 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि वर्ष 2013 में 2014 में कुल उत्पादित कारों का अनुपात। वर्ष 2013 में कुल उत्पादित, यानी कि इनको सबको ऐड करना पड़ेगा, और वर्ष 2014 वाला भी हमको ऐड करना पड़ेगा। तो वर्ष 2014 का भी हमने ऐड किया दोस्तों, कितना आया था हमारा 196 आया था। पिछला क्वेश्चन आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ, वहां पे देख लीजिएगा, वर्ष 2014 का हमने ऐड किया था, कितना आ गया 196 आ गया था। तो यानी कि हमको ये बात पता है कि वर्ष 2014 में 196,000 कारें हैं, हमको निकालना है केवल 2014 का ऐड कर लें। 8 4 12 12 6 18 18 2 20 3 23 हो जाएगा, हासिल लग गया दोस्तों 2, और 4 3 7 2 9 9 3 12 12 2 14 14 4 हो जाएगा 18, यानी कि 183 हो जाएगा। तो अब इनका हम क्या करेंगे, इनका रेशियो निकालेंगे, तो 183 अनुपात 196 हो जाएगा। तो ये दोस्तों किसी से नहीं कटेगा, तो यही हमारे इनका रेशियो हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे 49 का जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा, यहाँ पे 183 अनुपात 196 बी के साथ ही क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 49 के बाद अगर 50 नंबर देखा जाए तो 50 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि यदि ई प्रकार की कारों से संबंधित आंकड़ों को पाई चार्ट के द्वारा दर्शाया जाता है तो 2013 में कारों के उत्पादन को दर्शाने वाले आंकड़ों का त्रिज्याखंड, यानी कि सेक्टर कोण या केंद्रीय कोण, या त्रिज्याखंड कोण कह सकते हैं, सेक्टर कोण भी कह सकते हैं, केंद्रीय कोण भी कह सकते हैं, तो वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो दोस्तों कहा गया है क्वेश्चन में, एक बार फिर से सुन लीजिएगा या पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे कहा गया है कि यदि ई प्रकार की कारों से संबंधित आंकड़ों को पाई चार्ट के द्वारा दर्शाया जाए 2013 में, तो 2013 में अगर हम देखें तो ई प्रकार की कारें कितनी हो जाएंगी, यहाँ पे ई प्रकार की कारें दोस्तों 20 40 40 60 और 80 ये हो जाएंगी। तो अगर इन सबको हम जोड़ दें तो ये हो जाएगा हमारा कुल मिलाकर के ई प्रकार की कारों का कुल उत्पाद। अगर हम लिख लीजिए ई प्रकार की कारों का कुल उत्पाद, तो अब दोस्तों क्या करेंगे, ई प्रकार की कारों को टोटल हम ऐड करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 20, फिर दोस्तों 40 और अगेन 40, फिर दोस्तों हमारे यहाँ पे 60 और यहाँ पे 80। इन सबको जब ऐड करेंगे दोस्तों तो फाइनली जो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 240,000 आ जाएगी, क्योंकि 1000 में सब दिया गया इसलिए 240,000 हमने कह लिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे इतना सारा कुछ हो गया। अब वर्ष 2013 में ई प्रकार के कारों का उत्पाद पूछा गया है। वर्ष 2013 में ई प्रकार के कारों का उत्पाद देखें तो ये हो जाएगा, वर्ष 2013 में ई प्रकार की कारों का उत्पाद यहाँ पे दिया गया है 40 दिया गया है। तो अब हमको निकालना है यहाँ पे 40 बटे ये कर देंगे 240 इंटू कर देंगे दोस्तों यहाँ पे त्रिज्यकोण या सेक्टर कोण निकालना है दोस्तों, तो 360 का मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों। ये 0 से ये 0 कट गया, 4 से अगर इसको कट करेंगे तो 6 बार में कट जाएगा। अब 6 से अगर इसको हम कट करेंगे तो ये भी 6 बार में कट जाएगा। तो फाइनली जो हमारा त्रिज्यकोण या सेक्टर कोण जो हमारा आ जाएगा यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे कौन सा हमारा राइट हो जाएगा, यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन हमारा 51 नंबर दिया गया है। यहाँ पे कहा गया है कि नीचे दी गई तालिका में विभिन्न प्रकार की कारों के उत्पादन को हजारों में दर्शाया गया है। तो कहा गया क्वेश्चन में दिया गया है कि वर्ष 2013 में सभी प्रकार की कारों का कुल उत्पाद बताना है। वर्ष 2013 देखें तो ये है, इसमें सभी प्रकार की कारों का उत्पाद बताना है। इनको सबको हमको क्या करना है, ऐड कर देना है। तो 9 5 14 14 2 16 16 6 दोस्तों कितना हो जाएगा, 22 की हो जाएगा। 2 हासिल लगा, 2 3 3 6 6 2 8 8 और ये 10 5 5 10 8 18 18 3 दोस्तों हो जाएगा 21। तो 212,000 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 51 के बाद अगर हम 52 नंबर देखें तो 52 नंबर क्वेश्चन हमारा ये दिया गया है।
तो दोस्तों यहाँ पे कहा गया है 52 नंबर में डी प्रकार की कारों का औसत उत्पाद कितना होगा, हमको ये बात बताना है। कौन सा बताना है? डी प्रकार की कारों का औसत उत्पाद। तो ये डी प्रकार की कारें दोस्तों ये हैं, इनका औसत उत्पाद बताना है, तो इसका मतलब डी प्रकार की कारों का एवरेज बताना है। तो एवरेज ऑफ डी हमने लिख दिया। यहाँ पे इन सभी को ऐड कर देंगे, ये 50, फिर यहाँ पे दोस्तों 42, फिर यहाँ पे हमारा 45 और फिर यहाँ पे हमारा 46 और यहाँ पे 47 बटे टोटल कर देंगे दोस्तों 5 है, तो हमने 5 का भाग कर दिया। अब अगर इनको सबको जोड़ दें तो 7 6 13 हो जाएगा, 13 5 18, 18 2 20, 20 की हो जाएगी दोस्तों 0। हासिल लगा कितना हमारा 2। तो अब इन सबको जोड़ेंगे 4 4 8, 8 4 12, 12 4 16, 16 17 18, 18 5 हो जाएगा दोस्तों कितना हमारा 18 5 हो जाएगा 23, 23 की पूरी 23 बटे कर देंगे 5। तो यहाँ से 5 का अगर हम भाग कर देंगे तो यहाँ पे 5 का भाग करने पे हमारा आ जाएगा 5 चौक 20 हो जाएगा और 5 छक्का 30, यानी कि 46,000 हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखें तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 52 के बाद यानी 53 नंबर में हमारा ये दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे 53 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया है कि वर्ष 2013 और 2016 में उत्पादित सभी प्रकार की कारों का अनुपात क्या है, हमको ये बात यहाँ से बतानी है। तो वर्ष 2013 में अगर देखें सभी प्रकार के उत्पादित कारों का अनुपात, तो 2013 में अभी हमने दोस्तों पिछला क्वेश्चन में जोड़ा है कि 2013 में हमने कितना जोड़ा है, यहाँ पे ये देख लीजिएगा, यहाँ पे 2000, अच्छा डी प्रकार का जोड़ा था दोस्तों, तो यहाँ पे नहीं होगा, हमको जोड़ना ही पड़ेगा, यानी कि 2013 को जोड़ लेते हैं और 2016 को जोड़ लेते हैं। 2013 को जोड़ेंगे दोस्तों तो कितना हो जाएगा हमारा 9 5 14, 14 2 16, 16 6 दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पे 22 की 2 हो जाएगा। हासिल लग गया दोस्तों हमारा यहाँ पे 2 लग गया, कितना लग गया दोस्तों 2। और यहाँ पे अगर जोड़ें तो 3 3 6, 6 5 11, 11 5 18 16, 16 3 19, 19 2 21, यानी कि 212 हो गया। अब अगर दोस्तों इसी प्रकार हम इसको जोड़ दें, यानी कि 2013 के बाद 2016 को जोड़ दें, तो ये हमारा 2016 है। यहाँ पे जोड़ें तो 8 6 4 10, 8 18 की 8 हो जाएगा। हासिल लगा हमारा 1, 6 5 11 1 12, 12 5 17, 17 8, 17 8 दोस्तों 17 3 20, 20 5 25, यानी कि 258 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इनका हमको क्या करना है, अनुपात निकालना है। तो ये हमारा 2012 ये था 212 और यहाँ पे ये अनुपात 258 था। इनको अगर हम सॉल्व कर दें दोस्तों तो ये फाइनली आ जाएगा 2 1 9 2 हो जाएगा। और आगे देखें तो 2 0 0, 2 6 12, 106 आ गया। इसको 2 से कट करेंगे, 2 1 9 2, 2 2 4 और 2 9 18, यानी कि 106 अनुपात 129 बन जाएगा इसका फाइनली राइट अनुपात। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो ये हमारा डी के साथ मैच हो रहा है, इसलिए दोस्तों हमारा 53 का डी के साथ ये क्वेश्चन हो जाएगा राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 54 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि 2016 में ए प्रकार की कारों का उत्पादन वर्ष 2014 में ए प्रकार की कारों के उत्पादन से कितने प्रतिशत अधिक है। वर्ष 2016 में ए प्रकार की कारों का उत्पादन, वर्ष 2016 में हम देखें तो यह वर्ष 2016 में ए प्रकार की कारों का उत्पादन दोस्तों कितना है, 50 है, तो हमने 50 लिख दिया। फिर आगे कहा गया वर्ष 2014 में ए प्रकार की कारों का उत्पादन, तो वर्ष 2000, अब अगर हम 14 में देखें 2014 हमारा ये है, वर्ष 2014 में ए प्रकार की कारों का उत्पादन 40 है, तो यहाँ पे ये 40 हमने घटा दिया और बटे कितना कर देंगे दोस्तों, हमारा ये 40 कर देंगे इंटू 100। ये हमको निकालना कितने प्रतिशत अधिक है, ये बात बताना है कितने प्रतिशत अधिक है। तो प्रतिशत वृद्धि निकाल रहे हैं दोस्तों, तो यहाँ पे 50 से 40 घटाएंगे दोस्तों, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 बटे 40 मल्टीप्लाई हो जाएगा हमारा 100। ये 0 से 0 कट जाएगा, 4 से अगर 100 को कट करेंगे तो ये फाइनली आ जाएगा दोस्तों हमारे यहाँ पे 25% आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो यहाँ पे 25% हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। तो यानी कि 54 का हमारा डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 54 के बाद अगर 55 नंबर देखा जाए तो 55 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि बी प्रकार की कारों का सबसे अधिक उत्पादन किस वर्ष हुआ है। बी प्रकार की कारों का सबसे अधिक उत्पादन किस वर्ष हुआ है। तो बी प्रकार की कारें देखें तो हमारा ये बी प्रकार की कारें ये हैं, किस वर्ष सबसे अधिक उत्पादन हुआ है। तो देखें दोस्तों 39, 45, 54, 60, 72, तो बी प्रकार की कारों का सबसे अधिक उत्पादन दोस्तों यहाँ पे 2017 में हुआ है। कब हुआ है दोस्तों, 2017। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 55 का डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 56 नंबर, और 56 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद। अब दोस्तों यहाँ से क्या होता है, हिंदी स्टार्ट हो जाती है। तो हिंदी में कहा गया है कि सबसे पहले हमको पूछा गया, संधि पूछी गई, तो संधि में हमको बताना है कि अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद। तो दोस्तों आपको बता दूं कि अन्वेषण का जो शुद्ध संधि विच्छेद हो जाएगा ये अनुधन एषण हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 56 का डी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे कहा गया एक निम्नलिखित में उन्मूलन का विलोम क्या होगा। कौन सा होगा दोस्तों, उन्मूलन का विलोम जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा रोपण हो जाएगा। उन्मूलन का विलोम रोपण हो जाएगा, यानी कि 57 का सी के साथ ही हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगर दोस्तों आप यहाँ पे जानना चाहें, ये जो हमारा अवमूल्यन लिखा है अवमूल्यन, तो ये अवमूल्यन का हमारा जो विलोम होगा, तो ये अवमूल्यन का विलोम हमारा हो जाएगा अधिमूल्यन हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे अधिमूल्यन हो जाएगा। इसका विलोम अवमूल्यन का अधिमूल्यन हो जाएगा। और ये जो यहाँ पे बी ऑप्शन पे लिखा है विश्लेषण, अब दोस्तों हम ये दूसरा लिखते हैं, यहाँ पे जो लिखा है विश्लेषण, तो ये विश्लेषण का विलोम हो जाएगा संश्लेषण, जो अगले ऑप्शन पे लिखा है संश्लेषण हो जाएगा। तो यानी कि ये दोनों एक दूसरे में आपस में क्या हो जाएंगे, ये विलोम हो जाएंगे। तो यहाँ पे कुल मिला के दोस्तों 57 का सी के साथ ही क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, बिल्कुल राइट हुआ। और अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 57 के बाद अगर हम देखें 58 नंबर, तो 58 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों तरु, पादप, साखी और विहग, तो दोस्तों अगर आपको पता होगा तो ये विहग जो है ये हमारा किसका पर्यायवाची है, ये पक्षी का है। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्योंकि पूछा है कि कौन सा शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है, तो वृक्ष का पर्यायवाची विहग नहीं है, विहग किसका होता है, पक्षी का होता है। बाकी तरु, पादप, साखी ये सब हमारे वृक्ष के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 59 नंबर, और 59 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, मुहावरे या लोकोक्ति का अर्थ क्या है। तो यहाँ पे नंबर 1 में दिया गया है बुरे दिन हमेशा नहीं रहते, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता, लकड़ी का बर्तन अग्नि से जल जाता है, दुर्भाग्य की मार बार बार नहीं होती है। तो दोस्तों आपको यहाँ बता दूं, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, मुहावरे या लोकोक्ति का अर्थ है छल या कपट, यानी छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। यानी कि 59 का देखें तो यहाँ पे बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 59 के बाद अगर 60 नंबर जाने तो 60 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कि जानने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के लिए एक शब्द है, यानी कि एक शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द आप लोगों ने पढ़ा होगा, वही ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। कहा गया है जानने की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द है। तो आपको दोस्तों बता दूं कि यहाँ पर वो होता है जिज्ञासु होता है। क्या होता है दोस्तों, जिज्ञासु। तो 60 का हमारा बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 60 के बाद अगर देखें तो 61 नंबर हमारा दिया गया है। यहाँ पे कहा गया है, एक पैसेज दिया गया है, इस पूरा पैसेज यहाँ पे कहा गया यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी के अनुसार फल भी मिलता है। जो समाज और संवेदना की नीति मूलक स्थापनाओं को अपने व्यवहार का हिस्सा बनाता है वही शांति पाने का हकदार होता है। महावीर बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी अगर हमारे जीवन पर विराजमान है तो इसमें उनकी निरहंकार और व्यवहार का योगदान है। वे समस्त प्राणियों, आकृति और सृष्टि के लिए उनके मन में किसी के लिए रत्ती भर भी भेदभाव नहीं रहा। अहंकार को विवेक से भी हटाया जा सकता है। गांधी जी ने गुलामी से आज़ादी, मनुष्यता की सेवा और विवेक से मित्रता को अपना लक्ष्य बनाया। सबके प्रति समान दृष्टि का ही भाव और व्यवहार था कि गांधी विश्व नेता बने। गीता में कहा गया है कि जो समस्त प्राणियों के हित में सदा संलग्न रहता है सबका मित्र होता है। महावीर सत्य की साक्षात अनुभूति है। मैं मैत्री की अनिवार्यता की घोषणा करते हैं। यह अनुभूत सत्य है कि जो अपना मित्र होगा वह हर किसी का मित्र होगा। आप भी इसे आजमा कर देखें, महसूस होने लगेगा कि जिस शांति के लिए भटक रहे हैं वह कहीं बाहर नहीं, आपके अंदर ही है। तो यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से इस पैसेज को आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है और हमको यहाँ पे इन पैसेज के अकॉर्डिंग ही हमको यहाँ पे आंसर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों 61 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया है कि हमें किसके अनुसार फल मिलता है। तो यहाँ पे दोस्तों कुल मिला के हो जाएगा हमें हमारे व्यवहार के अनुसार ही फल मिलता है। यहाँ पे दोस्तों ये देख लीजिए लिखा है, यह नहीं भूलना चाहिए कि हमारा जो व्यवहार होता है उसी व्यवहार के अनुसार फल भी मिलता है। यानी कि व्यवहार ऑप्शन यानी कि 61 का देखा जाए तो यहाँ पे डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 62 नंबर, और 62 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया कि शांति को कहाँ पाया जा सकता है। शांति को दोस्तों कहाँ पाया जाता है दोस्तों, तो अभी आप यहाँ पे पढ़े हैं, क्वेश्चन में दिया गया है शांति को स्वयं में पाया जा सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 62 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे लिखा भी है, यहाँ पे वही शांति पाने का हकदार होता है। महावीर बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी अगर अपने जीवन पर विराजमान है, यानी कि अपने आप पर स्वयं पर पाया जा सकता है। ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, इनमें से किसे गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया? विवेक से मित्रता को, गुलामों से आज़ादी को, गुलामी से आज़ादी और मनुष्यता की सेवा से। तो दोस्तों आपको यहाँ पे बता दूं, जो हमारा ये हो जाएगा, गांधी जी ने इसमें अपना कहा गया कि लक्ष्य नहीं बनाया, गुलामों से आज़ादी को लक्ष्य नहीं बनाया, विवेक से मित्रता को अपना बनाया लक्ष्य, गुलामी से आज़ादी को बनाया है, मनुष्यता की सेवा से बनाया, लेकिन गुलामों से आज़ादी को नहीं बनाया। इसलिए दोस्तों 63 का हमारा जो हो जाएगा यहाँ पे बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। 63 के बाद दोस्तों अगर हम 64 नंबर देखें तो 64 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए? सत्य और असत्य की परिभाषा को, अहंकार और विवेक की परिभाषा को, समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य को, गुरु नानक देव की शिक्षाएं को। तो यहाँ पे दोस्तों जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका, यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे ये जो हो जाएगा, अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए? दोस्तों समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य को अपना क्या इसका हिस्सा बनाना चाहिए। यानी कि देखा जाए तो 64 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 64 के बाद अगर हम 65 नंबर देखें तो 65 नंबर क्वेश्चन पे हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक व गांधी जी में क्या समानता है? सभी ऊंचे कुल में जन्मे हैं, सभी में मानव कल्याण किया, सभी धर्मगुरु हैं, सभी सन्यासी हैं। तो यहाँ पे दोस्तों भी कहीं हमने पढ़ा था, ये वह शांति पाने का हकदार होता है। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक, गांधी अगर हमारे जीवन पर विराजमान हैं तो इसमें उनकी निरहंकार और व्यवहार का योगदान है। वे समस्त प्राणियों, आकृति और सृष्टि के लिए हैं। वो क्या हैं? सभी के लिए हैं। तो फिर आगे का, उनके मन में किसी के लिए रत्ती भर भेदभाव नहीं है, अहंकार के विवेक को हटाया जा सकता है। तो कुल मिला के यहाँ पे जो 65 नंबर दिया गया है तो इस 65 का हो जाएगा सभी मानव कल्याण के, नहीं सभी ने मानव कल्याण किया। ये इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 65 के बाद अगर 66 नंबर देखा जाए तो 66 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। किताब का विषय और सामग्री उस आयु वर्ग के हिसाब से हो जिसके लिए आप पुस्तक चुन रहे हैं। छोटे बच्चों के लिए रोजमर्रा की समस्याओं और घटनाओं पुस्तक का विषय हो सकती है। उदाहरण के लिए स्कूल से घर लौटते समय रास्ते में मिलने वाले कुत्ते से डर लगना। इस वर्ग के बच्चों की कहानियों की एक विशेषता होती है, शब्दों, वाक्यों और घटनाओं की पुनरावृत्ति। बच्चों को मजेदार शब्द और वाक्य दोहराना अच्छा लगता है। आप किसी बच्चे को खेलते देखिए, आपको इस बात का सबूत मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त पुनरावृत्ति से उन बच्चों को पढ़ने में प्रवीणता हासिल करने में मदद मिलती है जो अभी सीखने की प्रक्रिया में है। इस स्तर की कहानियां बहुत अधिक लंबी या जटिल नहीं होनी चाहिए, उनमें बहुत ज़्यादा घटनाओं का पात्र नहीं हो तो बेहतर है। अब दोस्तों इस पैसेज के अकॉर्डिंग पहला जो क्वेश्चन दिया गया, कहा गया कि पुस्तक का चयन किस आधार पर करना चाहिए? उनकी उपलब्धता के अनुसार चयन करना चाहिए, या फिर कीमत के आधार पर, या नैतिक शिक्षा के आधार पर, या आयु वर्ग के आधार पर उनका हमको क्या करना चाहिए? पुस्तक का चयन करना चाहिए। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे आयु वर्ग के अकॉर्डिंग हमको पुस्तक का चयन करना चाहिए। 66 का जो हमारा राइट हो जाएगा, सी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 66 के बाद अगर हम 67 नंबर देखें तो 67 नंबर में कहा गया, छोटे बच्चे की पुस्तक को विषय मुख्य रूप से होना चाहिए दैनिक जीवन, वीर पुरुष, राजा रानी, नैतिक मूल्य। दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे दैनिक जीवन के आधार पे छोटे बच्चों की पुस्तकों का विषय होना चाहिए। यानी कि 67 का देखें तो ए के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा? हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। 68 नंबर देखते हैं दोस्तों, 68 नंबर क्वेश्चन हमारा यहाँ पे दिए गए, कहा गया है कि बच्चों को कैसे शब्द दोहराना अच्छा लगता है? मजेदार शब्द को दोहराने में अच्छा लगता है। यानी कि अभी हमने यहाँ पे मजेदार शब्द कहीं पढ़ा था, ये मजेदार शब्द वाक्य को दोहराना अच्छा लगता है। ये पूरा वाक्य आप देख लीजिएगा। ऐसे ही दोस्तों आपको इन सारे पैसेज को देख करके ही इन सारे क्वेश्चनों को आंसर देना होता है। तो 68 का हमारा हो जाएगा यहाँ पे बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 68 के बाद अगर 69 नंबर देखें तो यहाँ पे कहा गया है, सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का महत्व है क्योंकि पढ़ने में कुशलता प्राप्त होती है, लिखने में कुशलता प्राप्त होती है, बच्चे को कहानी याद हो जाती है, घटनाएं याद हो जाती हैं। तो दोस्तों आपको बता दूं कि सीखने की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति का महत्व है, पढ़ने में कुशलता प्राप्त होती है। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 69 का ए के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 69 के बाद अगर हम 70 नंबर देखें तो 70 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है
कि पुस्तक चुनते समय कम महत्वपूर्ण है? आयु वर्ग, विषय, कीमत, सामग्री। तो पुस्तक चुनते समय दोस्तों वहां पे कीमत नहीं देखी जाती, कीमत कम महत्वपूर्ण है। बाकी ये आयु वर्ग, विषय और सामग्री ये सब महत्वपूर्ण है, यानी कीमत ये कम महत्वपूर्ण है। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 70 का बी के साथ ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 71 नंबर, और 71 नंबर पे दोस्तों हमारे यहाँ पे अब ये 5 क्वेश्चन जो मिलेंगे हमारे इंग्लिश के मिलेंगे, इंग्लिश ग्रामर के। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इंग्लिश ग्रामर में क्या है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, यानी कि इंग्लिश में मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। आपको मैं क्या करता हूं दोस्तों, इन सभी का आंसर बता देता हूं कि इनका कौन सा आंसर होगा। या फिर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमारे इसी वीडियो के लास्ट में मैं आपको इन सारे क्वेश्चनों की आंसर शीट भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो दोस्तों आप लोग वहां से भी दे सकते हैं। और दोस्तों आपको बता दूं कि यदि आप वास्तव में यूपी ट्रिपल एससी पीईटी यानी पेट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और उस एग्जाम को फाइनल यानी कि पास करना चाहते हो, तो आप हमारे इस 10 दिनों के स्ट्रेटेजी प्लान में जरूर जुड़िएगा। क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि ये 10 दिन का जो हमारा ये प्लान चल रहा है, इसमें जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकेंगे उतने हम लोग ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो दोस्तों अगर आप भी ये पीईटी की एग्जाम दे रहे हो तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट यानी कि जो यहाँ पे सॉल्व करवाया जा रहे हैं अंकित भाटी सर का, और अभी हमारा यूथ कंपटीशन टाइम्स का भी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करवाया जाएगा। तो दोस्तों ये सारे प्रैक्टिस सेट आप देखना मत भूलें, क्योंकि आने वाले एग्जाम यानी 24 अगस्त को ये एग्जाम के लिए हमारे ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्या दोस्तों, इसी क्वेश्चन में देखते हैं 71 नंबर। यहाँ पे कहा गया कि स्पॉट द एरर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी कि हमको इसमें एरर बताना है कि कौन सा। ये जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे कहा गया कि वी वॉच द वर्कमैन, और फिर ए दिया गया, फिर लिखा है टू रिपेयर द टाइल्स, यानी कि ये बी दिया गया है। ऑफ द किचन ये सी दिया गया, नो एरर ये डी दिया गया है। तो हमको ये बात बताना है कि इनमें से कौन सा एरर हो जाएगा। ए वाला यानी कि वी वॉच द वर्कमैन एरर है, या फिर टू रिपेयर द टाइल्स, या फिर ऑफ द किचन, या फिर दोस्तों नो एरर यानी कि कोई एरर नहीं है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा टू रिपेयर द टाइल्स, यानी कि डी ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। टू रिपेयर द टाइल्स ये हमारा यहाँ पे एरर दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर 71 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों यहाँ पे 72 नंबर, और 72 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच ओनली वन वर्ड्स इज करेक्टली स्पेल्ड, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड अमॉन्ग द गिवन ऑप्शन। तो यहाँ पे लिखा है डेबिलिटेट, और फिर लिखा है इम्पेसिबल, और फिर लिखा है इनक्लूकेट, और फिर यहाँ पे लिखा है हर्राश। तो यहाँ पे हमको ये बात बताना है इनमें से कौन सा एक वर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे 72 का अगर दोस्तों हम लोग देखें तो यहाँ पे 72 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि डेबिलिटेट जो लिखा है ये हमारा क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 72 के बाद अगर 73 नंबर देखा जाए तो 73 नंबर में दिया गया, कहा गया सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज ए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। तो यहाँ पे 73 में दिया गया वर्ड्स रिटन ऑन ए टॉम्स स्टोन इन द मेमोरी ऑफ द पर्सन हु हैज डाइड। तो यहाँ पे दोस्तों जो 73 नंबर में लिखा है यानी कि प्रोलोग्स, यहाँ पे लिखा है इपिलोगोस, और यहाँ पे स्टेला और इपिटैप। तो यहाँ पे जो 4 ऑप्शन में दिए गए हैं दोस्तों, ये जो हमारा हो जाएगा ये इपिटैप, यानी कि ये जो हमारा 73 का डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर देखते हैं दोस्तों 74 नंबर, और 74 नंबर में दोस्तों एक हमारे पूरा बड़ा सा पैसेज लिखा हुआ है। आपको इस पैसेज को बहुत ही केयरफुली करके पढ़ना है, और पढ़ करके हमको क्या करना है? इन 2 क्वेश्चनों के जवाब देने हैं, 74 और 75 के, यानी कि आपको जवाब देना है। तो यहाँ पे अब दोस्तों मैं पैसेज नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि मैं आपको बस केवल यहाँ पे आंसर बता रहा हूँ, मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, तो एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों 74 नंबर पे दिया गया है विच वर्ड बेस्ट डिस्क्राइब्ड सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग। तो यहाँ पे लिखा एक्टिव लर्निंग, पैसिव लर्निंग यानी कंपलसरी लर्निंग, या फिर रेगुलेटिव लर्निंग। तो यहाँ पे हमको जो राइट आंसर हो जाएगा 74 का जो हो जाएगा, ये जो है वर्ड दिया गया है ये एक्टिव लर्निंग के अकॉर्डिंग आ जाएगा, यानी कि 74 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 75 नंबर देखेंगे दोस्तों, 75 नंबर पे दिया गया, कहा गया द सिनोनिम्स ऑफ द वर्ड डायग्नोजिंग इज। अब यहाँ पे लिखा सर्चिंग, एग्जामिनिंग,
और आइडेंटिफाइंग और कंप्लेइंग। तो यहाँ पे कंप्लेइंग यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 75 का जो सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा हमारा एग्जामिनिंग, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 76 नंबर, और 76 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया गया है, ये ज्योग्राफी से रिलेटेड हमारा दोस्तों क्वेश्चन दिया गया, कहा गया निम्नलिखित का अर्थपूर्ण क्रम क्या होगा। तो यहाँ पे पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम देखें तो अर्थपूर्ण हमारा जो हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि आकार पे अगर हम इनको देखें तो सबसे पहले हमारा 4 नंबर यानी कि ये बुध हो जाएगा, बुध हो गया 1 नंबर पे। बुध के बाद दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारा मंगल हो जाएगा, मंगल के बाद अगर दोस्तों हमारा देखें तो ये शुक्र हो जाएगा, शुक्र के बाद अगर दोस्तों हम अगला देखें तो शुक्र के बाद हमारा यहाँ पे पृथ्वी आ जाएगा, और पृथ्वी के बाद हमारा बृहस्पति बच रहा है, तो यहाँ पे हमारा ये बृहस्पति हो जाएगा। तो ये हमारे हो जाएंगे दोस्तों आकार के आधार पे ये हो जाएंगे, यानी कि देखें बुध हमारा कौन से नंबर पे दिया गया है दोस्तों, यहाँ पे बुध 4 नंबर पे दिया गया है, मंगल 3 नंबर पे, शुक्र हमारा 2 नंबर पे, पृथ्वी 1 नंबर पे, 5 नंबर पे हमारा बृहस्पति दिया गया। तो 4, 3, 2, 1, 5 यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ये डी के साथ मैच हो रहा है, इसलिए दोस्तों हमारा 76 का जो हो जाएगा डी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और अगला क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे दिया गया है ये हमारा रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे कहा गया है कि 5 मित्र M, N, O, P तथा Q पंक्ति में एक दिशा की ओर मुंह करके बैठे हैं। जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में हों। Q किसी छोर पर नहीं बैठा है, M किसी एक छोर पर बैठा है, O P तथा N के मध्य बैठा है तथा N Q के ठीक पास नहीं बैठा है। बताइए कौन बीच में बैठा है। तो मान लीजिए दोस्तों ये 5 व्यक्ति हैं, एक ये हमने बना लिया, 2 डायग्राम बना के चलेंगे, कोई एक हमारा डायग्राम यहाँ पे बिल्कुल राइट बनेगा। ये हमने 5 व्यक्तियों की टेबल बना लिया, और फिर यहाँ पे दूसरा बना लेते हैं, ये 3 और ये 4 और ये दोस्तों हमारा 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे कहा गया कि M, N, O, P, Q किसी दिशा की ओर मुँह करके बैठे, मान लीजिए नीचे यानी दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके ही बैठे हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि Q किसी छोर पर नहीं बैठा है। तो अब ये देख लीजिए दोस्तों Q जो होगा ना तो इधर बैठेगा ना तो इधर बैठेगा, यानी छोर पे नहीं बैठेगा। तो इन 3 ऑप्शनों पे यानी कि इन 3 जगहों पे Q बैठ सकता है, इन्हीं 3 जगहों पे Q बैठेगा, ठीक है। अब हम लोग अगला देखते हैं, मान लेते हैं Q को हम यहाँ पे बना लेते हैं और एक Q को हम इस डायग्राम पे Q को हम इधर बैठा देते हैं। तो अब आगे कहा गया है Q किसी छोर पर नहीं बैठा तो यहाँ बैठ जाएगा, ठीक है। फिर कहा गया M किसी एक छोर पर बैठा है, तो मान लेते हैं अगर M हम किसी एक छोर पर बिठा भी देंगे, तो मान लेते हैं M को हमने इस छोर पर बिठा दिया, इसमें हमने M को इधर बिठा दिया, ठीक है। M किसी एक छोर पर बैठा है। फिर कहा गया कि O जो होगा वो P तथा N के मध्य है, P तथा N के मध्य कौन है, O है। किसके मध्य दोस्तों, P तथा N के मध्य O है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, मान लेते हैं P और N के मध्य हमारा कौन हो जाएगा, O हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने मान लिया, इसको P मान लिया, इसको N मान लिया, इसको O मान लिया, P और N के मध्य O हो गया। अगर इसको हम क्या करेंगे, इस छोर में जो N को बिठाया, इस बार हम इस छोर पे P को बिठा देंगे, मान लेते हैं उल्टा करके रख देते हैं, P और यहाँ पे N के मध्य हमने O को कर दिया। ये हो गया, दोनों डायग्राम हमारे बन के साथ में चल रहे हैं। फिर कहा गया है कि N के मध्य बैठा है, ठीक है, तथा N जो है Q के ठीक पास नहीं है। अब कह दिया गया कि N जो बैठेगा वो Q के ठीक पास नहीं है। तो इस डायग्राम पे दोस्तों देख लीजिएगा, N तो Q के ठीक पास में हो रहा है, ये तो ठीक पास में बन रहा है। तो यानी कि ये डायग्राम हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे N और Q का कोई भी संबंध नहीं है, यानी कि आपस में पास नहीं है। तो यानी कि देखें तो डायग्राम हमारा, ये जो पहला डायग्राम बनाया है चित्र हमारा, ये बिल्कुल हो जाएगा, राइट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे कहा, बताइए बीच में कौन बैठा है। तो बीच में दोस्तों हमारा कौन बैठा है, यहाँ पे P बैठा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा C के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 77 का हमारा C के साथ ये क्वेश्चन क्या बन गया दोस्तों, हमारा बिल्कुल राइट हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 77 के बाद अगर हम देखें 78 नंबर, तो 78 नंबर क्वेश्चन पे यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि एक चित्र की ओर इशारा करते हुए मीना कहती है, यानी कि चित्र की ओर इशारा करते हुए कौन कहती है, मीना कहती है। मीना, मान लीजिए ये चित्र की ओर इशारा करके मीना इस चित्र की ओर कहती है, क्या कहती है अभी देख लेते हैं। इशारा करते हुए इशारा करते हुए मीना कहती है कि यह मेरी माँ की सास, यानी कि मेरी माँ की सास, तो मेरी माँ हो गई मीना की माँ। माँ की सास बोले दोस्तों तो यहाँ पे माँ की ये ऊपर सास हो गई, माँ की सास हो गई।
तो यहाँ पे माँ की सास, मेरी माँ की सास के एकमात्र पुत्र, मेरी माँ के सास के एकमात्र पुत्र, यानी कि सास के एकमात्र पुत्र, तो मान लीजिएगा इनकी सास का एकमात्र पुत्र होगा, तो यहाँ पे हमने ये पुत्र लिख लिया, एकमात्र पुत्र है। बताइए, अब इनकी सास हो गई दोस्तों, तो यानी कि इनका पुत्र, तो यानी कि ये आपस में क्या हो गए, ये हस्बैंड वाइफ बन गए, यानी कि इनका पेयर बन गया पति पत्नी का। तो ये माइनस लगा देंगे, ये प्लस कर देंगे, क्योंकि ये मेल फीमेल यहाँ से इंडिकेट करेगा। फिर हमको ये बात बतानी है, पुत्र का पुत्र, ये जो है पुत्र का, ये क्या है, पुत्र है दोस्तों, ये पुत्र का पुत्र है। तो अब हमको बताना कि मीना चित्र वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, चित्र वाले व्यक्ति से मीना किस प्रकार संबंधित है, ये बात यहाँ पे बतानी है दोस्तों। मीना की माँ, माँ के पति, तो यानी कि ये क्या कौन हो जाएंगे, मीना के पिता हो जाएंगे, ये कौन हो गए, मीना के पिता। अब मीना के पिता का जो इनका ये क्या है, ये बेटा है दोस्तों, ये चित्र वाला, तो ये चित्र वाला जब बेटा है, ये बेटी है, तो यानी कि आपस में कौन हो जाएंगे, चित्र वाले व्यक्ति का मीना कौन होगी, ये बहन हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हम 70, तो दोस्तों यहाँ पे 79 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि निम्नलिखित में से असंगत का चयन करें, पेट्रोल, डीजल, सौर ऊर्जा और प्राकृतिक गैस। दोस्तों यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि 79 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो सौर ऊर्जा है, ये हमारी क्या है, नवीनीकरण ईंधन है। सौर ऊर्जा क्या है, नवीनीकरण ईंधन है। ये क्या है, नवीनीकरण ईंधन है, ये अभी नया नया इसका ईंधन। और जो ये हमारे पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस दिया गया है, ये हमारे क्या है, जीवाश्म ईंधन है। अन्य हमारे सब क्या हैं, ये सब हमारे, यानी कि जो ए ऑप्शन पे दिया गया है और यहाँ पे बी ऑप्शन पे जो दिया गया है और डी ऑप्शन पे जो दिया गया है, ये सब क्या है हमारे, ये हैं जीवाश्म ईंधन है। क्या है दोस्तों, यहाँ पे जीवाश्म ईंधन है। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए दोस्तों, तो यहाँ पे 79 का हमारा सी ही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। दोस्तों राइट किस बात के लिए होगा, मैंने ये भी बताया कि जो सौर ऊर्जा है ये भी नवीनी प्रकार का ईंधन है, और बाकी जो सब हमारे क्या है, पेट्रोल, डीजल, प्राकृतिक गैस, ये सब जीवाश्म ईंधन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 79 के बाद अगर 80 नंबर देखें तो 80 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया यदि आज से 2 दिन पहले रविवार था तो आज से 4 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे आज हम हैं, आज से 2 दिन पहले, तो 1 दिन पहले हमारा क्या हो जाएगा, आज से 2 दिन पहले रविवार था, तो यहाँ पे दोस्तों हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हमने रविवार लिख दिया, आज से 2 दिन पहले। तो यहाँ से 2 दिन पहले, 1 दिन पहले आएंगे तो यहाँ पे कौन सा दिन हो जाएगा, हमको सोमवार मिलेगा, सोमवार से 1 दिन पहले जाएंगे तो रविवार मिल जाएगा। तो यानी कि आज कौन सा दिन होगा, आज हमारा यहाँ पे होगा ये मंगलवार होगा। कौन सा दिन होगा, यानी कि देखें दोस्तों तो ये मंगलवार होगा। तो इस मंगलवार पे हमको, ये मंगलवार हो गया, और आज से 4 दिन बाद, यहाँ से मंगलवार से 4 दिन बाद हमारा कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार से 4 दिन बाद अगर जोड़ेंगे तो पहले एक दिन हमारा हो जाएगा बुधवार, फिर बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार और फिर शनिवार। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, ये शनिवार हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। तो ऑप्शन नंबर देखा जाए तो यहाँ पे कुल मिलाकर के 80 का बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ से दोस्तों मैं लिखे दे रहा हूँ 4 दिन बाद, 4 दिन बाद हो गया, और इधर से हमारा क्या था, 2 दिन पहले था, ये हमारा क्या था, 2 दिन पहले, यहाँ पे 2 दिन पहले था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 80 के बाद अगर 81 नंबर देखें तो 81 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया है कि रोम किस देश की राजधानी है। तो जो ये दोस्तों रोम है, हमको ये बात बतानी है कि रोम किस देश की राजधानी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रोम जो हमारी इटली की राजधानी है। कहाँ की राजधानी है दोस्तों, इटली की राजधानी है। और तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो फ्रांस दिया गया है, फ्रांस की अगर राजधानी अगर आप जानना चाहें तो मैं बता देता हूँ, फ्रांस की राजधानी हमारी दोस्तों क्या है, पेरिस है। फ्रांस की राजधानी दोस्तों क्या है, पेरिस है। दूसरा हमारा यहाँ पे लिखा है नीदरलैंड, तो मैं नीदरलैंड का भी दोस्तों बता दे रहा हूँ आपको। नीदरलैंड की राजधानी जो हो जाएगी वो एम्स्टर्डम हो जाएगी। क्या हो जाएगी दोस्तों, एम्स्टर्डम, यानी कि ये इसकी राजधानी है, नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम हो जाएगी। और यहाँ पे दोस्तों जो ग्रीनलैंड लिखा हुआ है, ये ग्रीनलैंड की राजधानी हमारी हो जाएगी, ग्रीन आगे लिखते हैं दोस्तों लैंड, ये ग्रीनलैंड की हमारी राजधानी जो बन जाएगी ये दोस्तों हो जाएगी नुक, यानी कि ये क्या हो जाएगी, नुक हमारा क्या है, इसकी राजधानी हो जाएगी। तो आपको दोस्तों यहाँ से सभी ऑप्शनों के तरीके पता हो गए, यानी कि सबसे पूछा गया कि रोम किस देश की राजधानी है, तो आपको दोस्तों पता हो गया रोम हमारी इटली की राजधानी है। फिर यहाँ पे दिया गया फ्रांस, तो अगर मैं आपको बताऊँ फ्रांस की राजधानी हमारी पेरिस हो जाएगी, और नीदरलैंड की राजधानी हमारी एम्स्टर्डम हो जाएगी, और ग्रीनलैंड की राजधानी हमारी नुक हो जाएगी।
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 81 के बाद अगर देखें 82 नंबर, तो यहाँ पे पूछा गया चीन की मुद्रा क्या है। तो दोस्तों चीन की मुद्रा जो है ये युआन है, यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 82 का सी हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब दोस्तों अभी मैं हाल ही में बता दूं कि चीन ने हाल ही में अपनी मुद्रा एक नई जारी किया है। चीन ने हाल ही में रन्निवनी, यानी कि एक हम ये लिख देते हैं, रन्निवनी नाम की मुद्रा जारी किया। रन्निवनी नाम की मुद्रा जारी किया है। तो दोस्तों आपको ये बात पता चल गई, चीन की मुद्रा यानी कौन सी है, युआन है। लेकिन चीन ने हाल ही में अभी एक रन्निवनी नाम का एक मुद्रा और जारी किया है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 82 के बाद 83 नंबर, यहाँ पे कहा गया कि भारत के पहले गवर्नर जनरल निम्न में से कौन हैं। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। यहाँ पे कहा गया है कि लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है दोस्तों, यहाँ पे लॉर्ड विलियम बेंटिक हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखें तो 83 का जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों, वो बी के साथ हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन है दोस्तों, लॉर्ड विलियम बेंटिक हैं, यानी कि बेंटिक कह लीजिएगा, ये हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 83 के बाद अगर हम देखें 84 नंबर, तो यहाँ पे पूछा गया है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। दोस्तों सभी को पता होगा कि विश्व पर्यावरण दिवस जो हमारा है यहाँ पे 5 जून को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 84 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। 85 नंबर अगर क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे 85 नंबर हमारा ये दिया गया है, और यहाँ पे कहा गया है कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी कि ओपेक का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। तो न्यूयॉर्क सिटी में, वाशिंगटन डीसी में, जिनेवा में या फिर वियना में। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा वियना, यानी कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन यानी ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों, वियना में स्थापित है। तो ये वियना यहाँ पे जो होती है दोस्तों, ये वियना में स्थापित है, और वियना हमारी ऑस्ट्रिया की राजधानी भी है। ये क्या है दोस्तों, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। वियना क्या है दोस्तों, ऑस्ट्रिया की राजधानी है। ये हमने लिख लिया, ऑस्ट्रिया की क्या है दोस्तों, ये राजधानी है। अब दोस्तों अगर आपको मैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन की ओर ले चलता हूँ, यहाँ पे 86 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान कहाँ या स्थित है, ये बात यहाँ पे आपको बतानी है। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान कहाँ पे स्थित है दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नागपुर, कानपुर, हिसार और करनाल। तो दोस्तों अगर आप लोग दिमाग से सोच रहे होंगे हिसार, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, यानी कि 86 का सी के साथ ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं जो ये नागपुर है, नागपुर में किस लिए फेमस है, यानी कि किस लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पे कपास अनुसंधान होता है, यानी कि ये कपास का अनुसंधान होता है। या हम कपास लिखे दे रहे हैं तो आप समझ जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों कानपुर का अगर देखें तो कानपुर हमारा दलहन अनुसंधान में प्रसिद्ध है, दलहन, तो यहाँ पे दलहन होता है। और करनाल में अगर देखें दोस्तों तो करनाल हमारा राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान है। यहाँ पे क्या है दोस्तों, यहाँ पे राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान है, हमने लिख दिया राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान। तो यहाँ पे कुल मिलाकर के सारे दोस्तों हमारे 86 का क्या हो जाएंगे, सारे हमारे इनके आपको पता होगा कि केंद्रीय भैंस अनुसंधान कहाँ दोस्तों, हिसार में है, और नागपुर में कपास का अनुसंधान है, कानपुर में दलहन का अनुसंधान है, करनाल में राष्ट्रीय डेयरी का अनुसंधान है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 86 के बाद अगर 87 नंबर देखा जाए तो 87 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, कहा गया कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर ऑप्शन नंबर आप ए की ओर जा रहे होंगे तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, यानी कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल हमारा जो होता है 6 वर्षों का होता है, जिनमें 1/3 सदस्य यानी कि 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में क्या होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। यानी कि राज्यसभा के जो सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्षों का होता है, लेकिन जो 1/3 होते हैं या 1/3 सदस्य क्या होते हैं, हर वर्ष निवृत्त होते हैं। 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में लिखिएगा, यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा, हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों कौन सा पता चल गया, यानी कि 87 का ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 88 नंबर। तो 88 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया, कहा गया कि निम्न में से कौन सा पर्यटन स्थल दिल्ली में स्थित है, गेटवे ऑफ इंडिया, लोधी गार्डन, जल महल और डल झील।
तो ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसमें पूछा गया दिल्ली में कौन सा स्थित है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग सोच रहे होंगे दिल्ली में कौन सा स्थित है, बी के साथ सोच रहे होंगे दोस्तों, तो लोधी गार्डन हमारा दिल्ली में स्थित है। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखा जाए तो 88 का हमारा बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दिल्ली में कौन सा पर्यटन स्थल है दोस्तों, लोधी गार्डन स्थित है। और दोस्तों मैं अगर आपको बता दूं, यहाँ पे जो गेटवे ऑफ इंडिया है, ये जो गेटवे ऑफ इंडिया है ये मुंबई में है दोस्तों। कहाँ पे स्थित है ये, मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया है। और ये जल महल जो दोस्तों है ये हमारा कहाँ पे है, इसको मैं बता दूं आपको दोस्तों, ये हमारा जयपुर में है। ये जल महल हमारा कहाँ है दोस्तों, जल महल हमारा जयपुर में है। और ये जो डल झील है दोस्तों, डल झील हमारी कहाँ पे है, श्रीनगर में है। कहाँ पे है दोस्तों, यहाँ पे श्रीनगर। तो दोस्तों कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जल महल के बारे में पूछ ले तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जल महल हमारा कहाँ पे है, जयपुर में है। और गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में है, डल झील हमारा श्रीनगर पे है। लेकिन यहाँ पे जो दिल्ली का पूछा गया है, दिल्ली का पर्यटन स्थल हमारा लोधी गार्डन के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 88 के बाद अगर 89 नंबर देखा जाए तो यहाँ पे कहा गया कि अरविंद घोष द्वारा लिखी गई पुस्तक है यंग इंडिया, गीता प्रबंधन और ए वॉइस ऑफ फ्रीडम, यानी कि इंडिया विंग्स फ्रीडम। यानी कि 89 नंबर का जो हमारा राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पे गीता प्रबंधन, यानी कि अरविंद घोष द्वारा लिखी पुस्तक हमारी कौन सी हो जाएगी दोस्तों, बी ऑप्शन। अगर आप लोग बी सोचे होंगे तो बिल्कुल सही सोचे हैं दोस्तों। यहाँ पे अरविंद घोष द्वारा लिखी गई पुस्तक यानी कि गीता प्रबंधन, इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 89 के बाद अगर हम 90 नंबर देखें तो 90 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि कौन सा नृत्य रूप तमिलनाडु से संबंध है। दोस्तों नृत्य हमारा जो है यहाँ पे ये बात बताना है कि जो तमिलनाडु से कौन सा नृत्य हमारा संबंध रखता है। तो वो अगर दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कुंभी, तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं। यानी कि 90 का सी के साथ ये क्वेश्चन हमारी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो ये मोहिनी अट्टम लिखा है यहाँ पे, कथकली और मोहिनी अट्टम, यानी कि ये जो हो दोस्तों यहाँ पे कथकली और मोहिनी अट्टम, ये हमारी क्या है, केरल के हैं। हम यहाँ पे केरल लिखे दे रहे हैं, तो ये केरल का है दोस्तों। और ये कथकली भी हमारा यानी कि ये केरल का है। अब दोस्तों जो घूमर लिखा है, ये घूमर हमारा कहाँ का नृत्य है दोस्तों, तो ये घूमर आप लोग ध्यान रखिएगा, ये राजस्थान का है। कहाँ का है दोस्तों, राजस्थान का है। तो आपको ये सारी बातें पता चल गई। यदि दोस्तों अगर कभी आपको मोहिनी अट्टम पूछ ले तो आप कहाँ का नृत्य बताएंगे, केरल का। और कथकली पूछे तो ये भी हमारा केरल का है। और घूमर पूछे तो दोस्तों हमारे ये कहाँ का है, राजस्थान का है। यानी कि अब दोस्तों यहाँ पे कुंभी हमारा इस क्वेश्चन का, तमिलनाडु का जो हमारा नृत्य हो जाएगा वो कुंभी है। ऑप्शन नंबर 90 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, 90 के बाद अगर 91 नंबर देखा जाए तो 91 नंबर हमारा दिया गया है, कहा गया है कि जुपेसी कोते जिन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया किस देश से संबंधित हैं। तो यहाँ पे बताया गया कि जुपेसी कोते जिन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया वो किस देश के प्रधानमंत्री हैं दोस्तों। मैं आपको बता दूं यहाँ पे 91 नंबर का जो हो जाएगा दोस्तों, वो हैं हमारे इटली के प्रधानमंत्री हैं। तो इटली के प्रधानमंत्री का नाम दोस्तों क्या था, जुपेसी कोते, जिन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया। तो वो हैं दोस्तों इटली के प्रधानमंत्री हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 91 का हमारा ए के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों 92 नंबर, और 92 नंबर पे दिया गया है, कहा गया है कि काजा क्लास निम्न में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। काजा, अब दोस्तों यहाँ पे क्या बताया गया, काजा क्लास निम्न में से किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा एस्टोनिया लिखा है। तो ये एस्टोनिया की हमारी पहली प्रधानमंत्री बनी काजा क्लास की, यानी कि एस्टोनिया हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों एस्टोनिया की बात प्रेम में मैं थोड़ी सी एक बात और आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पे बता दूं तो दोस्तों हमारी जो राष्ट्रपति हैं और जो प्रधानमंत्री हैं दोनों महिलाएं ही हैं, जो कि ये दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जहाँ पे दोनों ही महिलाएं, यानी कि राष्ट्रपति और ये हमारी प्रधानमंत्री दोनों ही महिलाएं हैं। ये ऐसा कौन सा दुनिया का पहला देश है, एस्टोनिया, जो कि दोनों यानी कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हमारी दोनों महिलाएं हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 92 के बाद अगर देखें 93 नंबर, तो 93 नंबर हमारा दिया गया है, यहाँ पे कहा गया है कि निम्न में से कौन सा देश एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है। दोस्तों यहाँ पे भारत दिया गया है, यूएसए दिया गया है, चीन दिया गया है, फ्रांस दिया गया है।
तो दोस्तों अगर आप लोग ध्यान से समझे होंगे या इसको आप सोच रहे होंगे बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन के साथ ये क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो निम्न में से कौन सा देश एफडीआई का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता बना है, तो वो है चीन, यानी कि 93 का देखें तो बी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे 93 के बाद दोस्तों देखेंगे हम 94 नंबर पे दिया गया है, कहा गया निम्न में से कौन सा देश चालू खातों से सरप्लस के मामले में सबसे आगे है। दोस्तों यहाँ पे बताया गया कि निम्न में से कौन सा देश चालू खातों से सरप्लस के मामले में सबसे आगे है, तो चीन, जर्मनी, फ्रांस, यूएसए, यानी कि 94 का अगर देखा जाए दोस्तों, यहाँ पे चीन ही हमारा क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर बन जाएगा। यानी कि चालू खातों में सरप्लस के मामले में सबसे आगे कौन है दोस्तों, चीन है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखें तो हमारा 94 का ए के साथ क्वेश्चन राइट होगा। और आगे बढ़ेंगे दोस्तों, 95 नंबर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर पे दिया गया है, कहा गया कि निम्न में से किस देश के प्रधानमंत्री ने कोविड-19 महामारी से निपटने में असफलता के कारण सरकार के विरुद्ध हुए विरोध प्रदर्शन के बाद इस्तीफा दे दिया। तो दोस्तों यानी कि अभी आप जान ही रहे होंगे कोविड-19 का महामारी हमारे चल रही थी 1.5-2 साल से। तो इसमें क्या है दोस्तों कि ये जो हमारे बताना है कि कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं जो कि कोविड-19 में अपने देश का मतलब नियंत्रण नहीं कर पा रहे थे, तो जनता ने क्या इनका विरोध किया और उन्होंने फिर क्या किया, इस्तीफा दे दिया। तो वो कौन से देश के प्रधानमंत्री हैं, हमको ये बात बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो ऑप्शन सी नंबर दिया गया है मंगोलिया, तो ऑप्शन नंबर या 95 का मंगोलिया के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और 95 के बाद अगर हम देखें 96 नंबर, तो 96 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, कहा गया है कि भारत ने डेजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास किस देश के साथ किया था, तो अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और इजराइल। तो भारत ने डेजर्ट नाइट 21 यानी कि युद्ध अभ्यास का क्या नाम है दोस्तों, डेजर्ट नाइट 21 युद्ध अभ्यास किस देश के साथ किया था। तो दोस्तों अगर आप लोग सोच रहे होंगे 96 का बी के साथ जा रहे होंगे यानी कि फ्रांस के साथ, तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर देखें तो 96 का हमारा बी ऑप्शन यानी कि फ्रांस हमारे इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि भारत ने डेजर्ट नाइट 21 में हाल ही में भी फ्रांस के साथ यानी कि युद्धाभ्यास शुरू किया था। तो 96 का हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 96 के बाद अगर देखा जाए 97 नंबर, तो यहाँ पे कहा गया कि निम्न में से किसे गूगल क्लाउड पार्टनर का दर्जा मिला है, HCL को, इन्फोसिस को, माइक्रोसॉफ्ट को, इनमें से किसी को भी नहीं। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि 97 नंबर क्वेश्चन पे जो दिया गया है गूगल क्लाउड का पार्टनर दर्जा किसे दिया गया है, HCL को या फिर इन्फोसिस को या फिर माइक्रोसॉफ्ट को। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इन्फोसिस को दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे 97 का बी के साथ ही क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं 97 के बाद अगर देखें दोस्तों 98 नंबर, तो 98 नंबर क्वेश्चन पे दिया गया है, यहाँ पे कहा गया कि भारत के 91वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए किसे द कंट्री इन फोकस के रूप में चुना गया, ऑस्ट्रेलिया को, नेपाल को, बांग्लादेश को, श्रीलंका को। तो यहाँ पे अगर हम दोस्तों देखें तो भारत के 91वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, दोस्तों क्या पूछा गया है, भारत के 91वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए किसे द कंट्री इन फोकस के रूप में चुना गया है दोस्तों, तो वो हमारा बांग्लादेश है। यानी कि 98 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखें तो 98 का सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 98 के बाद अगर देखें 99 नंबर, तो 99 नंबर क्वेश्चन में दिया गया, कहा गया कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष बने आलोक शर्मा का संबंध है, फ्रांस से है, ब्रिटेन से है, अमेरिका से है, नेपाल से है। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन यानी कि जलवायु शिखर सम्मेलन के अध्यक्ष बने आलोक शर्मा का संबंध कहाँ से है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों यहाँ पे। सबसे पहले दिया गया फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, तो और दूसरा एक चौथा हमारा दिया गया है नेपाल। तो दोस्तों मैं आपको यहाँ पे बता दूं अगर आप लोग बी ऑप्शन को चूज कर रहे होंगे तो बिल्कुल सही चूज कर रहे हैं, यानी कि ब्रिटेन, आलोक शर्मा का संबंध कहाँ से है दोस्तों, ब्रिटेन से है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का ही हमारा इस सीरीज का यानी कि इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन भी होगा, यानी कि 100 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि निम्न में से किसे हाल ही में अमेरिका सेना का CIO यानी कि मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है, आलोक शर्मा को या फास्टिन आर्क चेंज तोडेरा को या राज अय्यर को, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं अगर आपको बताऊं ये जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इन 4 ऑप्शनों पे दोस्तों हमारा राइट आंसर बन जाएगा सी ऑप्शन यानी कि राज अय्यर।
यानी कि फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, कहा गया निम्न में से किसे हाल ही में अमेरिका सेना का, कहाँ का दोस्तों, अमेरिका का सेना का CIO मुख्य सूचना अधिकारी नियुक्त किया गया है, तो वो हैं राज अय्यर हैं। ऑप्शन नंबर हमारा 100 का सी के साथ ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन था, और इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मैंने आंसर शीट लगा दिया है इन सारे क्वेश्चनों के। ये क्या है, हमारी आंसर शीट है दोस्तों, आप यहाँ से भी इसको देख सकते हैं। दोस्तों आपको बता दूं कि यदि आप वास्तव में UPSSC यानी PET की तैयारी में लगे हों तो आप अपनी तैयारी को और मजबूती देने के लिए ये प्रैक्टिस सेट सॉल्व करना बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों आपको बता दूं कि यहाँ पे हमारे इस चैनल पे इवनिंग पे यानी कि रोज शाम और सुबह यानी कि एक प्रैक्टिस सेट दिया जाता है। दोस्तों आपको बता दूं कि मॉर्निंग में जो हमारा प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा आज से, वो दोस्तों अंकित भाटी सर का प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा, और इवनिंग पे जो आपको दिया जाएगा दोस्तों वो यूथ कमर्शियल टाइम्स की बुक का प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा। तो दोस्तों अपनी तैयारी को और बेहतर करने के लिए इस वीडियो से साथ में इस सीरीज से जुड़ना बिल्कुल भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों अब बहुत ही कम दिनों का समय बचा है, यानी कि आप समझ लीजिएगा आपके पास 8 से 9 दिनों का टाइम बचा है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो और ये सीरीज हमारी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब पर बेल घंटी जरूर दबा लीजिएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहां से आप लोग बहुत ही आसानी से जुड़ सकते हैं। और वहां पे आपको दोस्तों बता दूं कि ये सारे क्वेश्चन यानी कि 1 से 100 तक के क्वेश्चनों का PDF हल सहित आपको वहां पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और दोस्तों आपको यदि और भी किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो वहां पे अपना डाउट भेज करके उसका सलूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।